स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी नोवेल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। रिबर्थ सिस्टम चैप्टर 21 अनकाउंट कॉल। आरुष के अलावा मिस्टर करण सिंघानिया और मिस्टर रेहान रायचंद भी मेरे साथ ही थे। ईशानी के इतना कहते ही उस पूरे कमरे में एक सन्नाटा छा गया। अगर आरुष का नाम लेने पर भी साक्षी और आरती को ईशानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ, तो करण और रेहान का नाम लेने से बात जरूर बनेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि करण और रेहान दोनों ही पहले बेदी विला आ चुके थे, इसलिए वो दोनों ही ईशानी को जानते थे और ईशानी इतनी बेवकूफ भी नहीं थी जो करण और रेहान का नाम लेकर झूठ बोले। आरती ईशानी को अवाक सी देखने लगी। अक्षत की उस दिन वाली हरकत की वजह से अब आरती रेहान के नाम से भी काम पुटती थी। रेहान का नाम सुनते ही साक्षी के दिमाग में उसका हैंडसम मगर कोल्ड चेहरा घूम गया, उसकी वो बेपरवाह आंखें और उसका वो आलसी स्वभाव। साक्षी को वो पल याद आ गया जब वो बेदी विला के दरवाजे से टिककर उसके सामने खड़ा था। रेहान को देखते ही साक्षी को ऐसा महसूस हुआ था जैसे वो शख्स उसकी पहुंच से भी बाहर था। मगर ईशानी ने अभी अभी कहा कि वो रेहान के साथ थी। इस पॉसिबिलिटी को सोचते ही साक्षी ने अपनी मुट्ठियां कस ली और उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग पैदा होने लगी। तभी साक्षी ने कुछ सोचा और ईशानी से पूछा, ईशानी दी, मैंने सुना है कि करण भाई और मिस्टर रायचंद का शेड्यूल इतना बिजी होता है कि कई इंपॉर्टेंट लोगों को भी उनसे मिलने के लिए महीनों पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आई गेस कि आप उनसे कोइंसिडेंटली टकराई गई होगी, क्यों है ना? उद्धरण चिन्ह। साक्षी के चेहरे पर अपनी बात कहते हुए इतनी मासूमियत झलक रही कि देखने वालों को ऐसा लगे जैसे वो ये सवाल बस अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए पूछ रही है। मगर सच क्या था ये तो बस ईशानी जानती थी। उसने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ साक्षी को देखा, फिर आरती की तरफ देखते हुए बोली, अगर आप दोनों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं उन्हें कॉल करके आपका शक दूर कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर ईशानी ने अपनी जिस्म की पॉकेट से अपना फोन निकाला और उसमें एक अनसेव्ड नंबर डायल करने लगी। इधर करण की कार में रेहान पैसेंजर सीट पर अपनी आंखों को बंद कर बैठा हुआ था। वो इस वक्त आराम कर रहा था। तभी अचानक उस खामोश कार में रेहान के फोन की आवाज गूंज उठी। फोन के रिंग होने की आवाज सुनकर रेहान के सोते हुए चेहरे पर हल्की सी हलचल हुई। उसकी बाहें आपस में सिकुड़ गई और उसका चेहरा हल्का पीला पड़ गया। उसके एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा था। मगर फोन की रिंगटोन ने उसकी निदम में खलल पैदा कर दिया और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी गहरी हेजल आंखें नीचे से हल्की हल्की लाल हो गई थी। वही उसकी आंखों पर उभरी लाल डोरियां इस बात का संकेत थी कि वह इस वक्त बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं था। वो इस वक्त बिल्कुल उस गुलाब की तरह था जो दूर से दिखने में तो बेहद खूबसूरत था, मगर पास से छूने पर उतना ही खतरनाक और कांटों भरा था। रेहान ने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालकर चेक किया तो उस पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। जब कार ड्राइव कर रहे करण ने ये देखा तो वो भी हैरान रह गया। उसने अपनी आवाक नजरों से रेहान की तरफ देखा और कहा, ये कौन है जो तुम्हारे प्राइवेट नंबर पर कॉल कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। असल में रेहान के पास दो फोन नंबर्स थे। उसका पहला नंबर लगभग सभी के पास था, वही उसने अपना दूसरा नंबर बिल्कुल प्राइवेट रखा हुआ था। उसके इस प्राइवेट नंबर के बारे में बस उसके कुछ खास और बेहद करीबी लोग ही जानते थे, जैसे कि करण। मगर इस वक्त जिस अननोन नंबर से रेहान के प्राइवेट नंबर पर कॉल आ रहा था, रेहान उस नंबर से बिल्कुल अनजान था। रेहान ने अपनी फोन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे उस अननोन नंबर को असमंजस से देखा और फिर ना जाने क्या सोचकर उसने एकदम से कॉल पिक कर लिया। अगले ही पल एक लड़की की आवाज फोन से निकलकर सीधा रेहान के कानों में पड़ी, हेलो मिस्टर रायचंद। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की की आवाज ना जाने क्यों रेहान को आज कुछ ज्यादा ही स्वीट और प्यारी लग रही थी। अचानक ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम सॉफ्ट हो गए और वो बेहद शांति से अपनी सीट पर आराम पर से बैठ गया। उसकी बाहें अचानक ही खुल गई और उसके आंखों के नीचे की रेडनेस भी गायब हो गई। रेहान ने अपनी लेजी आवाज में बेहद लापरवाही से जवाब दिया। उसकी आवाज में इस वक्त काफी पेंशियस था, ऐसा लग रहा था जैसे उसका मूड एकदम से काफी बेहतर हो गया हो। करण रेहान में अचानक से आए इस बदलाव को देखकर काफी हैरान था। वही दूसरी तरफ रेहान का सुनते ही ईशानी ने तुरंत उसे अपनी सिचुएशन के बारे में शॉर्ट में समझा दिया। ईशानी की पूरी बात सुनने के बाद रेहान हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपनी आलस से भरी आवाज में उससे बोला, ठीक है, मैं समझ गया, जरा मिसेस बेदी को फोन देना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही ईशानी ने तुरंत अपना फोन आरती की तरफ बढ़ा दिया। हालांकि फोन आरती को देते वक्त उससे गलती से स्पीकर मोड ऑन हो गया था। तभी रेहान की आलस भरी मगर तेज आवाज सबके कानों में पड़ी, इशू। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही सभी एकदम स्तब्ध रह गए और उस पूरे जगह पर एक अजीब सी शांति फैल गई। आरती और साक्षी दोनों ने ही एकदम से ईशानी की तरफ देखा। रेहान सिर्फ ईशानी से मुश्किल से 2 बार ही मिला था, मगर उसने 2 बार में ही ईशानी का इतना इंटीमेट निकनेम भी रख दिया था।
रेहान के मुंह से ईशानी के लिए इशू सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत वक्त से जानते हो। चैप्टर 22 रेहान्स क्योर। रेहान के मुंह से ईशानी के लिए इशू सुनकर सभी एकदम हैरान हो चुके थे। यहां तक कि ईशानी खुद भी बेहद हैरानी थी, मगर उसने तुरंत खुद को शांत किया और फोन आरती को पकड़ा दिया। तभी दूसरी तरफ से रेहान की आवाज आरती के कानों में पड़ी। मैं मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल के पास से ही गुजर रहा था, इसलिए मैंने उसे लिफ्ट दे दी, और वैसे भी इशू अभी 17 साल की है, ऐसे में उसका अकेले घर जाना मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं लगा। उद्धरण चिन्ह। हालांकि आरती से बात करते वक्त उसका लहजा काफी अलग था, उसकी आवाज में आलसीपन के साथ साथ एक कोल्डनेस भी थी। उसका ये लहजा उस सॉफ्ट और फ्रेंडली लहजे से बिल्कुल अलग था जिससे उसने अभी कुछ पल पहले ईशानी से बात की थी। आरती ने जिस हाथ में फोन पकड़ रखा था अचानक ही उसके उस हाथ में पसीना आने लगा। हालांकि आरती उम्र में रेहान से बड़ी थी, जो इस वक्त सिर्फ 24 साल का था, मगर ना जाने क्यों वो जब भी इस आदमी से बात करती थी तो उसे ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर चाकू रखा हुआ हो। उसे सच में इस आदमी से बेहद डर लगता था। आरती ने एक गहरी सांस लेकर खुद को संभाला और फिर एक अजीब सी हंसी हंसते हुए बोली, थैंक यू सो मच मिस्टर रायचंद। ईशानी पहले आपके साथ थी, ये सुनकर मुझे अब जाकर थोड़ी राहत मिली है। असल में ये बच्ची बस कुछ दिनों पहले ही देहरादून आई है, और उसने आज मुझे बताया भी नहीं कि आज वो लेट घर आने वाली है, बस इसीलिए मैं थोड़ा। उद्धरण चिन्ह। इससे आगे आरती कुछ कह पाती कि तभी रेहान उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, ईशानी देहरादून में बिल्कुल नहीं है, ये जानते हुए भी आपने उसे स्कूल से अकेले घर आने दिया, क्या आपको उसकी जरा भी चिंता नहीं हुई? या फिर बेदी फैमिली में सब इतने बिजी हो गए हैं कि आप लोग ईशानी के लिए एक कार भी अरेंज नहीं कर पाए? उद्धरण चिन्ह। रेहान ने अपनी फ्लैट और कोल्ड आवाज में कहा, जिसे सुनकर आरती के चेहरे पर कई भाव आकर गुजर गए। वो जानती थी कि उसे ईशानी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि आज उसके स्कूल का पहला दिन था, लेकिन उसने साक्षी को स्कूल से पिक करने के लिए ड्राइवर भेजा था, और ईशानी ने भी खुद ही कहा था कि वो अकेले घर वापस आ जाएगी, तो फिर इसमें उसकी गलती कैसे हो गई? मगर रेहान की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आरती को एक अच्छी मां ना होने के लिए ब्लेम कर रहा था। मगर आरती ने तुरंत अपने ख्यालों पर रोक लगाया और रेहान से बोली, सॉरी मिस्टर रायचंद, मुझे लगता है कि आज शायद हमारी तरफ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और सबसे जरूरी बात यह है कि आज साक्षी। मगर इसके बाद वो एकदम से रुक गई। इससे आगे आरती को समझ नहीं आया कि क्या बोले। वो ये तो नहीं कह सकती थी कि साक्षी को अपनी पेंटिंग प्रैक्टिस के लिए जल्दी घर आना था, इसलिए उनका ड्राइवर ईशानी के लिए स्कूल में रुका ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। आरती ने अपनी बाहों को आपस में जोड़ते हुए ईशानी को देखा और फिर रेहान से बोली, मैं कल से बिल्कुल सही टाइम पर ईशानी को स्कूल से पिक करने के लिए किसी को भेज दूंगी। आज आपको ईशानी की वजह से जो परेशान हुई, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ मिस्टर रायचंद। उद्धरण चिन्ह। आरती ये सब कहते हुए बिल्कुल एक डरी सहमी सी मासूम लड़की की तरह लग रही थी। उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो रेहान के सामने अपनी आवाज भी ऊंची कर सकें। आरती की बातें सुनकर रेहान मुस्कुराया और बोला, इसमें परेशान वाली कोई भी बात नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। आरती की बात होने के बाद ईशानी ने उससे अपना फोन लिया और फिर रेहान को थैंक्स कहकर कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद उसने आरती पर एक उड़ती हुई नजर डाली और कहा, अगर आपके सारे सवाल खत्म हो गए हो तो मैं वापस अपने कमरे में जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही आरती का चेहरा एकदम से गुस्से के मारे लाल हो गया, और उसे ये भी महसूस हुआ कि ईशानी उसकी एक मां के रूप में बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती है। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की को हर बार आरती के खिलाफ ही जाना होता था। जैसे कि अभी की ही बात ले लो, जाहिर सी बात थी कि ईशानी अभी भी आरती से असल में अपने कमरे में जाने की इजाजत नहीं मांग रही थी, बल्कि वो तो आरती को बस बता रही थी। और सच में अपनी बात कहने के बाद ईशानी बिना आरती के जवाब का इंतजार किए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। फर्स्ट फ्लोर पर आकर जब वो साक्षी के पास से गुजर रही थी, तब अचानक ही वो रुकी और बिना साक्षी की तरफ देखे उससे कहा, अगली बार से मेरे बारे में अफवाह फैलाने से पहले पूरी बात जान लेना, हो सकता है कि अगली बार तुम शर्मिंदा होने से बच जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही साक्षी के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। मगर इससे पहले कि वो ईशानी से कुछ कहती, ईशानी अपनी बात कहकर वहां से अपने कमरे में जा चुकी थी। वही आरती भी उसकी बात सुनकर काफी गुस्से में आ चुकी थी। ना जाने इस बदतमीज लड़की को इतना खराब स्वभाव कहां से मिला है। उद्धरण चिन्ह। साक्षी चुप रही और खामोशी से ईशानी के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसके दिल में कुछ तो रह रहकर चुभ रहा था। हो सकता है कि ये लस उसका वहम हो, मगर अभी की सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रेहान रायचंद उसकी इस बड़ी बहन ईशानी को लेकर काफी प्रोटेक्टिव था। अपने कमरे में आने के बाद ईशानी अभी बस बेड पर बैठी ही थी कि तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा।
उसने जब फोन चेक किया तो उसकी उम्मीद से परे रेहान उसे कॉल कर रहा था। ईशानी को समझ नहीं आया कि आखिर रेहान उसे क्यों कॉल कर रहा था। क्या उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही फोन पर बात नहीं की थी? कुछ पल तक झिझकने के बाद ईशानी ने कॉल पिक किया और बोली, मिस्टर रायचंद, हाउ कैन आई हेल्प यू? उद्धरण चिन्ह। फोन की दूसरी तरफ मौजूद रेहान ने कार की विंडो से बाहर देखा। बाहर की स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी उसके चेहरे पर पड़कर उसे रोशन कर रही थी। उसकी चमकती हुई आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। रेहान हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपनी बेपरवाह आवाज में बोला, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस तुमसे कुछ पूछना भूल गया था, इसलिए मैंने कॉल किया। उद्धरण चिन्ह। क्या पूछना भूल गए थे आप? ईशानी ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, क्या उसने नीचे हॉल में ही फोन पर रेहान को सब कुछ क्लियरली नहीं बताया था, तो फिर अब क्या बाकी रह गया था? रेहान हल्का सा हंसा, मगर ईशानी को ऐसा लगा जैसे कि वो इस वक्त उसके सामने ही मौजूद हो और बिल्कुल उसके कान के पास आकर हंस रहा हो। इसलिए उसने अपने कान को रगड़ा और तुरंत फोन कान से थोड़ा दूर कर दिया। उसकी हल्की सी हंसी भी बेहद डेंजरस थी। उद्धरण चिन्ह। तभी रेहान ने उससे पूछा, तुम्हें मेरा फोन नंबर कहाँ से मिला? ईशानी ये सवाल सुनते ही बिल्कुल जम गई और उसके कमरे में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। उसने इस सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया। वही फोन के दूसरी तरफ रेहान भी बेहद शांति से उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। फोन के दोनों तरफ इस वक्त इतनी शांति थी कि ईशानी और रेहान एक दूसरे की सांसों की आवाज साफ साफ सुन पा रहे थे। ईशानी के पुनर्जन्म के बाद ये पहली बार था जब उसे इतना नर्वस फील हो रहा था। इतनी इम्पोर्टेंट बात भली वो कैसे भूल सकती थी कि रेहान ने उसे अपना ये नंबर उसकी पिछली जिंदगी में दिया था, और जब ईशानी ने अभी थोड़ी देर पहले उसे कॉल किया तो ये बात उसके दिमाग से बिल्कुल ही निकल चुकी थी। ईशानी को समझ ही नहीं आया कि वो रेहान के इस सवाल का क्या जवाब दें। वही दूसरी तरफ रेहान फोन कान से लगाए बाहर कार की विंडो से देख रहे नज़ारों का मजा ले रहा था। ईशानी के चेहरे पर इस वक्त जो एक्सप्रेशंस हो गए वो रेहान बिना उसके सामने गए भी अपने मन में इमेजिन कर सकता था। अचानक ही उसका चेहरा एकदम नर्म पड़ गया और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट तैर गई। उसने उन दोनों के बीच की उस अजीब सी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, इट्स ओके, अब से अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे इस नंबर पर एक कॉल कर देना। उद्धरण चिन्ह। रेहान की इस बात को सुनकर ईशानी थोड़ी बेचैन हो उठी। ये पहली बार नहीं था जब उसने रेहान के मुंह से इन शब्दों को सुना था, बस फर्क सिर्फ इतना था कि उसके पिछले जन्म में जब रेहान ने उससे यह बात कही थी तब उसे लगा कि रेहान बस उससे पोलाइट होकर ये सब कह रहा है। इस पिछले जन्म में अपनी मौत से पहले ईशानी बस एक ही बार उसके इस नंबर पर कॉल किया था। हालांकि आज जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि रेहान इस बार काफी सीरियस था। उसने कई बार ईशानी की मदद की थी, भले ही वो सिर्फ 2 बार ही क्यों ना मिले हो। ईशानी सोचने लगी कि उसे बार बार इस आदमी को परेशान नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब उसने पहले ही ईशानी की काफी बार मदद की थी। इसलिए ईशानी ने आउट ऑफ पोलाइटनेस रेहान को जवाब दे दिया, ओके। उद्धरण चिन्ह। फाइनली ईशानी के जवाब से खुश होकर रेहान ने कॉल कट कर दिया। उसने अपने बगल में बैठे करण की तरफ देखा जो कि अपनी उत्सुकता भरी नजरों से रेहान को ही देखे जा रहा था। तो रेहान ने अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए पूछा, क्या? उद्धरण चिन्ह। करण ने अपनी सीधी हथेली ऊपर उठाए और रेहान के फोन की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, तो उसे तुम्हारा पर्सनल नंबर कैसे मिला? उद्धरण चिन्ह। रेहान जब ईशानी से फोन पर बात कर रहा था तब करण के कान पूरी तरह से खुले हुए थे, मगर फिर भी वो ईशानी के साइड की बात नहीं सुन पाया था, इसलिए उसने पता ही नहीं चल पाया कि आखिर ईशानी को रेहान का नंबर कहाँ से मिला। रेहान ने अपने होठों के किनारों को हल्का सा ऊपर की ओर मोड़ लिया और फिर अपनी आईब्रो ऊपर उठाकर अचानक ही मुस्कुरा उठा। अफकोर्स उसे अपना ये नंबर मैंने खुद ही दिया था। ये सुनकर करण बिल्कुल निशब्द हो गया। उसने अपनी अवाक नजरों से रेहान को देखा और उससे पूछा, तो फिर तुमने उसे कॉल करके उससे ये क्यों पूछा कि उसे तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर करण ने अपनी शिकायत भरी नजरों से रेहान को देखा और मन ही मन उसे कोसने लगा, मुझे नहीं पता था कि ये आदमी पिछले 1 साल में और भी ज्यादा इरिटेटिंग और अननोइंग हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। मगर तभी करण को कुछ याद आया और वो चौंकते हुए रेहान से बोला, एक मिनट, तुम अब तक सिर्फ 2 बार ईशानी से मिले हो और मैं दोनों ही बार वहां पर मौजूद था, तो अगर तुमने उसे अपना नंबर दिया था तो फिर इस बारे में मुझे कैसे कुछ नहीं पता है? उद्धरण चिन्ह। और सोने पर सुहागा तो ये था कि रेहान ने ईशानी को अपना पर्सनल नंबर दिया था जो कि सिर्फ गिने चुने लोगों के पास ही था, जिनमें से अब एक शख्स ईशानी भी थी। मगर रेहान ने करने के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे की चमक और उसके होठों की मुस्कुराहट देखकर करण को उन सभी सोशलाइट्स और एक्ट्रेसेस के लिए मन ही मन काफी बुरा महसूस होने लगा।
वही जब करण को ये ख्याल आया कि रेहान आज ईशानी के लिए राइडर्स हिल भी जाने को तैयार हो गया था, उसने एक गहरी सांस ली और अपनी टाई ढीली कर ली। तुम्हारे दादाजी ओल्ड मास्टर रायचंद ने मुझे एक ऑर्डर दिया है और वो ये है कि चाहे जो हो जाए, कल जब डॉक्टर रायसिंघानी देहरादून पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊं, करण ने अपनी बेबस आवाज में कहा। हालांकि रेहान ने पिछली बार डॉक्टर से मिलने से मना कर दिया था, मगर ओल्ड मास्टर रायचंद भी कुछ कम जिद्दी नहीं थे। उन्होंने डॉक्टर रायसिंघानी से पर्सनली रिक्वेस्ट की कि वो देहरादून आए और करण को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए कि वो किसी भी हालत में रेहान को डॉक्टर रायसिंघानी के पास लेकर जाए। पहले तो करण ने इस बात को ज्यादा सीरियसली लेने का नहीं सोचा था, मगर आज रेहान के साथ राइडर्स हिल में जो हुआ उसके बाद वो काफी परेशान हो गया था। रेहान की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। रेहान ने अपनी आंखें बंद कर अपना सर सीट से टिका लिया और उसकी पतली उंगली उसकी कलाई पर बंधे ब्लैक हेयरबैंड को थपथपाने लगी। अचानक ही एक हल्की सी महक उसके जहन में ताज़ा हो गई। मेरी हेल्थ के बारे में मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रेहान ने उस ब्लैक हेयर बैंड की तरफ देखा, और शायद मैंने अपनी बीमारी का भी इलाज भी ढूंढ लिया है। उद्धरण चिन्ह। इधर अगली सुबह ईशानी की निदम अपने भयंकर सपने की वजह से जल्दी खुल गई। ना जाने क्यों कल रेहान से फोन पर बात करने के बाद उसे ये सपना अचानक ही आया था। उसके सपने में उसके पिछले जन्म की यादों के अनगिनत टुकड़े बिना किसी वजह के उसके दिमाग में उमड़ पड़े। हालांकि ईशानी की निदम सुबह जल्दी खुल गई थी, मगर फिर भी उसके सर में इतना तेज दर्द उठ रहा था कि उसकी बेड से उठने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। उसने अपनी आंखों के कोनों से अपने स्टडी टेबल पर रखे बुक्स के मिनी पहाड़ को देखा, जिसे कल रात उसने अपने बैग से निकाला था। उन बुक्स को देखकर उसका सर दर्द और बढ़ गया। आखिर में ईशानी ने अपनी किस्मत से हार मान ली और उन बुक्स को दोबारा अपने बैग में रख लिया। मिस्टर रायचंद ने कहा था कि वो रोज मेरा होमवर्क चेक करने भी आएंगे। इस ख्याल के दिमाग में आते ही ईशानी ने अपना सर पकड़ लिया। मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल, क्लास 12, सेक्शन ए। ईशानी और साक्षी ने एक के बाद एक जैसे ही क्लासरूम में एंटर किया, वैसे ही पूरी क्लास एकदम से शांत हो गई। ईशानी अपनी अलॉट की गई सीट पर आकर बैठ गई। उसने अपने बैग को अपने डेस्क के नीचे रखने की कोशिश की, मगर तभी उसे डेस्क के अंदर कुछ महसूस हुआ। उसने चौंक कर अपने डेस्क के नीचे देखा और अपना हाथ बढ़ाकर अपने डेस्क को टटोलने लगी। अचानक ही उसके हाथ में कुछ लव लेटर्स और चॉकलेट्स आ गई। डियर रीडर्स, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द लेट अपडेट्स। एक्चुअली मैं अपने एग्जाम्स की वजह से डेली चैप्टर्स पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, पर एब्स पूरी कोशिश करूंगी कि आपको डेली न्यू चैप्टर्स मिलते रहे। मेरी स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मुझे खुशी है कि आप सभी को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है, और मैं आगे भी इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि आप सभी का स्टोरी में इंटरेस्ट बना रहे। आपके स्वीट से कमेंट्स पढ़कर सच में दिन बन जाता है। और अभिलाषा सिंह जी, रेहान और ईशानी की लव स्टोरी को शुरू होने में थोड़ा वक्त लगेगा, कि उनकी अभी तो बस स्टोरी शुरू हाई हुई है, बट डोंट वरी, आपको उनकी केमिस्ट्री बहुत जल्द आगे स्टोरी में पढ़ने को मिलेगी। वेज आज 2500 जोड़ का चैप्टर पोस्ट कर रही हूँ। होप यू गाइज विल लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। स्माइल 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 स्माइल। चैप्टर 23, न्यू स्कूल ब्यूटी, मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल, क्लास 12, सेक्शन ए। ईशानी और साक्षी ने एक के बाद एक जैसे ही क्लासरूम में एंटर किया, वैसे ही पूरी क्लास एकदम से शांत हो गई। ईशानी अपनी अलॉट की गई सीट पर आकर बैठ गई। उसने अपने बैग को अपने डेस्क के नीचे रखने की कोशिश की, मगर तभी उसे डेस्क के अंदर कुछ महसूस हुआ। उसने चौंक कर अपने डेस्क के नीचे देखा और अपना हाथ बढ़ाकर अपने डेस्क को टटोलने लगी, और अचानक ही उसके हाथ में कुछ लव लेटर्स और चॉकलेट्स आ गई। ईशानी ने बेहद शांति से अपने डेस्क के नीचे मौजूद उन लव लेटर्स के ढेर को देखा। ये नज़ारा काफ़ी कलरफुल था। वहाँ हर कलर के लेटर्स मौजूद थे, जैसे ब्लू, पिकम और येलो। ईशानी को लगा जैसे उसके डेस्क के नीचे किसी ने रेनबो रख दिया हो। वो अपनी सीट से उठी और उन सभी लव लेटर्स को चुपचाप डस्टबिन में फेंक दिया। फिर उसने अपने बैग को आराम से अपने डेस्क के नीचे रखा और अपनी किताबें निकालकर ऊपर रख दी। ऑल इन वन फिजिक्स, 30 सेट्स ऑफ पास्ट फिजिक्स क्वेश्चन पेपर्स, ए रिलीज। इन सभी बुक्स को ईशानी के डेस्क पर देखकर बाकी के स्टूडेंट्स एक दूसरे का मुंह तकने लगे। क्या ईशानी की तरह सभी न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर इतने सीरियस और मेहनती थे? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने सभी लव लेटर्स को बिना पढ़े, बिना खोले ही डस्टबिन में फेंक दिया था, और अब उन लेटर्स की जगह उसकी इन किताबों ने ले ली थी। मुझे इस चीज़ की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है जैसे हमारी इस न्यू क्लासमेट का ध्यान उन लवी डिवी बातों और लव लेटर्स से ज्यादा पढ़ाई पर है। निश्चित रूप से ये लड़की बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग है, रोहन ने अपने मजाकिया लहजे में कहा। उसने अपनी नजरें अपने बगल में बैठे युवराज की तरफ घुमाई और अपनी आंखों को मटकाते हुए कहा, वैसे युवी भाई, क्या आपने इस नई स्टूडेंट से बात की थी जब आप उसके साथ कल किताबें लेने गए थे? उद्धरण चिन्ह।
मगर युवराज ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, क्योंकि उसे रोहन की कही हुई किसी भी बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। रोहन को तो वैसे भी युवराज से जवाब मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे रखा और अपनी सीट पर टिकते हुए बोला, वैसे स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का और सबसे खूबसूरत लड़की अब हमारे क्लास में है, ये तो आगे चलकर और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कुशल तुरंत रोहन की तरफ पलटते हुए बोला, तुम बकवास कर रहे हो, हमारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की हमेशा से साक्षी ही रही है। इतना कहकर उसने अपने सामने बैठी साक्षी को देखा और मुस्कुरा दिया। रोहन ने कुशल की बात सुनी, मगर उससे कुछ कहा नहीं। वो बस मुस्कुराते हुए अपनी तिरछी नजरों से ईशानी को देखे जा रहा था। साक्षी इस स्कूल की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी, मगर अब उसकी इस पोजीशन पर ईशानी ने कब्जा कर लिया था। जाहिर सी बात थी कि ईशानी के मॉडर्न पब्लिक में आने के बाद अब यहाँ चीजें पहले जैसी नहीं रह गई थी। हालांकि ये खूबसूरत लड़की अपने स्कूल के पहले दिन ही एक स्टूडेंट को सीढ़ियों से लगभग नीचे धकेलने के लिए बदनाम हो चुकी थी, लेकिन उसकी इस बेदाग खूबसूरती ने उसकी इस खराब रेप्यूटेशन पर भी जीत हासिल कर ली थी, जिससे कि वह अब स्कूल में लगभग आधे से ज्यादा लड़कों की आंखों का तारा बन गई थी। ईशानी के डेस्क के नीचे से निकला वो लव लेटर्स का भंडार उसकी स्कूल में बढ़ती पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा सबूत था। साक्षी का पॉपुलैरिटी लेवल तो अब ईशानी के आसपास भी नहीं था। साक्षी। कुशल ने साक्षी को पुकारा। साक्षी ने पलटकर देखा तो कुशल ने एक्साइटेड होते हुए उसे 2 पेपर शीट सौंप दी और कहा, मैंने पूरी अपोलॉजी रिपोर्ट लिख दी है। उद्धरण चिन्ह। उसने पूरे 1500 शब्दों की अपोलॉजी रिपोर्ट लिखी थी और अब उसका हाथ भी हल्का हल्का दर्द करने लगा था। उद्धरण चिन्ह। उस अपोलॉजी रिपोर्ट को देखते ही साक्षी के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। वही रोहन ने ये नज़ारा देखकर अपनी आंखें घुमा ली। कुशल के इमोशनल इंटेलिजेंस को देखते हुए इस बात में कोई शक नहीं था कि वो इतने सालों के बाद भी अब तक साक्षी का दिल नहीं जीत पाया था। इनफैक्ट उसे तो शुक्र मनाना चाहिए कि साक्षी ने उसे अभी तक थप्पड़ नहीं मारा है। साक्षी ने तुरंत अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया और एक नकली मुस्कुराहट अपने होठों पर लाते हुए धीरे से बोली, थैंक्स कुशल, पर शायद तुमने इसे ईशानी दी के लिए लिखा है, तो तुम्हें इस अपोलॉजी रिपोर्ट को उन्हें ही देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार साक्षी के फोर्स्ड और टेंस्ड एक्सप्रेशंस देखकर कुशल को एहसास हुआ कि साक्षी का मूड आज कुछ ठीक नहीं था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी उभर आए थे। कुशल ने एम्बैरस होते हुए अपना सर खुजाया और बोला, ओह, ठीक है, लेकिन साक्षी क्या तुम रात भर ठीक से सोई नहीं हो? क्या तुम्हें नेशनल पेंटिंग कंपटीशन का टेंशन है, क्योंकि उसका फाइनल राउंड पास आ रहा है? ये सुनकर साक्षी अपना सर धीरे से ना में हिलाते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस रात में ठीक से निदम नहीं आई। उद्धरण चिन्ह। ओह, कुशल धीरे से बुदबुदाया और खामोश हो गया। वो साक्षी को और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। वो अपनी सीट से उठा और ईशानी की सीट की तरफ बढ़ गया। हियर यू गो, इतना कहकर उसने अपोलॉजी रिपोर्ट ईशानी के सामने उसके डेस्क पर रख दी। ईशानी ने वो पेपर शीट्स उठाए और पूरी अपोलॉजी रिपोर्ट को एक आखिरी बार चेक करने लगी। असल में कुशल को अपोलॉजी रिपोर्ट लिखने का काफी एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसने कई बार खुद के लिए भी अपोलॉजी रिपोर्ट लिखी थी, जिस वजह से वो अब अपोलॉजी रिपोर्ट लिखने में माहिर हो गया था। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद ईशानी ने अपना सर हिलाया और धीरे से बोली, नॉट बैड। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कुशल ने गर्व से अपनी बाहें उच्चकाई और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। ऑफ कोर्स, मैं इस काम में काफी एक्सपर्ट हूँ, उसने अपनी घमंड भरी आवाज में कहा तो ईशानी और बाकी सभी निशब्द हो गए। ये कोई गर्व करने वाली बात तो नहीं थी। ईशानी को समझ ही नहीं आया कि वह क्या कहे। वही रोहन ने तो कुशल से अपनी नजरें ही फेर ली, वो अब इस कुशल की बेवकूफ़ी भरी हरकतें और नहीं देख सकता था। ईशानी अपनी सीट से उठी और अपनी अपोलॉजी रिपोर्ट सबमिट करने स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस की तरफ बढ़ गई। स्टूडेंट्स काउंसिल ऑफिस। मेहता सर ने ईशानी की सबमिट की हुई अपोलॉजी रिपोर्ट को देखा और फिर उसके पिछले दिन स्कोर किए गए फुल मार्क्स वाले टेस्ट पेपर के बारे में सोचकर उनकी बाहें टेढ़ी हो गई। आखिर में उन्होंने ईशानी के जीनियस दिमाग के सामने हार मान ली। ठीक है, ये अच्छी बात है कि तुमने अपनी गलती मान ली है, मगर ध्यान रहे ईशानी की अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, मेहता सर ने कहा तो ईशानी ने अपना सर बस हाँ में हिला दिया। अपने सामने खड़ी इस पतली दुबली लड़की को देखकर मेहता सर को वो अफवाहें और ताने याद आ गए जो उन्होंने कल सुने थे। हालांकि ईशानी की नीली और साफ आंखों को देखकर उन्हें लगा जैसे उनकी चिता बेवजह थी। उनके सामने खड़ी ये लड़की उनकी सोच से भी ज्यादा हिम्मत वाली और निडर थी। वह एक बहुत ही समझदार लड़की थी और अपना अच्छा बुरा समझती थी। मेहता सर ने एक गहरी आह भरी और अपना हाथ हवा में लहराते हुए बोले, जाओ अब अपनी क्लास में वापस जाओ।
ये सुनकर ईशानी वहां से चली गई। क्लास में जाते वक्त ईशानी के फोन पर एक मैसेज आया। ये मैसेज उसके बैंक से था। शाहिद ने उसके बैंक में शर्त के पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। ईशानी ने अपना बैंक बैलेंस देखा और फिर अपने दिमाग में थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद वह ये जानकर काफी खुश हुई कि अभी कुछ वक्त के लिए वो बचे हुए पैसों के साथ आराम से रह सकती थी। मॉर्निंग का पहला पीरियड मैथ्स का था। मैथ्स की टीचर मिसेस सुदेशना मूर्ति लगभग 40 साल की एक अधेड़ उम्र की महिला थी। पिछली क्लास में मिस सुदेशना एक पुराना टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रही थी, जो कि सिर्फ आधा ही हुआ था और बाकी का वो इस क्लास में कंटिन्यू करने वाली थी। मिस सुदेशना ने क्लास में आते ही टेस्ट पेपर सॉल्व करवाना शुरू कर दिया था। ईशानी ने भी कल इस टेस्ट पेपर की एक कॉपी युवराज से मांग ली थी, मगर उसने अभी तक उस पेपर को कंप्लीट नहीं किया था, क्योंकि वो रेहान के दिए हुए वर्कशीट्स कंप्लीट करने में बिजी थी। अपनी वर्कशीट्स कंप्लीट करने के बाद उसने अपने डेस्क के नीचे से एक बुक निकाल ली। उसने अपना ब्लैक बॉल पेन उठाया और उस बुक में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगी। बुक का पहला सेक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस से भरा हुआ था, जो बेसिक फिजिक्स की थियरी पर बेस्ड थे। ईशानी पहले क्वेश्चन को पढ़ा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में था, और उसे ध्यान से पढ़ने के बाद उसने अपना 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पर अपना आंसर मार्क कर दिया। वो तेजी से बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने लगी और देखते ही उसने लगभग पूरा पहला पेज कंप्लीट कर दिया। उसने जैसे ही दूसरा पन्ना पलटा वैसे ही मिस सुदेशना की नज़र ईशानी पर पड़ी। मिस सुदेशना क्लास में आने के बाद से ही कोने में बैठी इस न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट को नोटिस कर रही थी। उसने स्कूल में एडमिशन लेते ही कल पहले दिन ही काफ़ी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। ईशानी के बारे में उसने ये सुना था कि वह एक एवरेज स्टूडेंट थी, मगर बेदी परिवार के सपोर्ट की वजह से उसे सेक्शन ए में एडमिशन दिया गया था। मिस सुदेशना को इस तरह के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा नापसंद थे, जो पढ़ाई में तो अच्छे नहीं होते थे, मगर अपने परिवार के सपोर्ट की वजह से हर जगह पर आगे निकल जाते थे। सेक्शन ए कोई मामूली क्लास नहीं थी। मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल के सबसे जीनियस स्टूडेंट्स सेक्शन ए में पाए जाते थे। ऐसे में ईशानी जैसी एवरेज स्टूडेंट का सेक्शन ए में होना क्लास के ओवरऑल एवरेज रिजल्ट को कम भी कर सकता था। मेहता सर ने ईशानी के एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट को अभी तक स्कूल में पब्लिकली अनाउंस नहीं किया था। उन्होंने आज एक छोटी सी मीटिंग अरेंज करवाकर सभी टीचर्स को ईशानी के बारे में बताने का सोचा था, जिसके बारे में मिस सुदेशना को अभी तक कोई भी आइडिया नहीं था। ईशानी के डेस्क पर फिजिक्स बुक खुली देखकर मिस सुदेशना ने अपने लेक्चर को बीच में ही रोक दिया। ईशानी, यहाँ आओ और ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हमें बताओ, मिस सुदेशना ने अचानक ही कहा, जिसे सुनकर पूरी क्लास में एकदम से सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने पलटकर ईशानी को देखा, जो बिल्कुल शांत थी। मिस सुदेशना मुस्कुराए और उन्होंने अपने हाथ में पकड़े मार्कर को सामने टेबल पर पटक दिया। क्योंकि तुम मैथ्स की क्लास में फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो, तो तुम्हें ज़रूर इन सभी मैथ्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ज़रूर पता होंगे, इसलिए आओ और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, मिस सुदेशना ने अपनी तंज भरी आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स ने अपनी सांसें रोक ली। हर कोई जानता था कि मिस सुदेशना को अपनी क्लास में ध्यान ना देने वाले स्टूडेंट से सख्त चिढ़ थी। इसलिए अगर किसी स्टूडेंट को मैथ्स पसंद ना भी हो, मगर फिर भी वो मिस सुदेशना की क्लास में ध्यान देने की पूरी कोशिश करता था। मिस सुदेशना की क्लास में फिजिक्स की बुक खोलकर ईशानी ने अपने लिए ही कब्र खोद ली थी। ईशानी अपनी सीट से उठी और उसने बहुत ही शांति से पूछा, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसने ये सवाल बस इसलिए पूछा था क्योंकि उसे सच में नहीं पता था कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। हालांकि मिस सुदेशना को ऐसा लगा जैसे ईशानी ये सवाल पूछकर उनकी सबके सामने इंसल्ट कर रही है, और उनके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा झलक आया। क्लास के माहौल को गर्म होते हुए देखकर रोहन अपनी सीट पर झुक गया और मुस्कुराते हुए बोला, मिस सुदेशना, ईशानी एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है और उसने कल ही क्लास में एडमिशन लिया है, इसलिए उसने पिछले मंथली टेस्ट में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था और उसके पास टेस्ट पेपर की कॉपी भी नहीं है। ये सुनकर मिस सुदेशना का गुस्सा और भी बढ़ गया, क्योंकि मिस सुदेशना की राय में देहरादून मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल के हर स्टूडेंट को एक सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर की तरह होना चाहिए, ना कि बहाने मारने वाले कामचोर की तरह। तुम्हें पता था ना ईशानी कि हम इस क्लास में पिछले मंथली टेस्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, तो फिर तुमने पहले ही पेपर की एक एक्स्ट्रा कॉपी किसी से मांगकर क्लास से पहले पेपर सॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या तुम इंतजार कर रही थी कि कोई तुम्हें बैठे बिठाए सब कुछ ला कर दे दे? अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड है पढ़ाई को लेकर, तो बेहतर होगा कि तुम पढ़ाई छोड़ दो। मिस सुदेशना की बात खत्म होते ही पूरी क्लास में एक बार फिर भयानक सन्नाटा छा गया। अगर ईशानी की जगह कोई और लड़की होती, तो शायद मिस सुदेशना से यूं पूरी क्लास के सामने डांट खाने पर पक्का शर्मिंदा हो जाती, मगर ईशानी तो अभी भी बिल्कुल शांत खड़ी थी।
उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे मिस सुदेशना की डांट से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। रोहन ने ईशानी की तरफ एक पेपर बढ़ाया और जोर से खांसते हुए बोला, मिस सुदेशना चाहती है कि तुम ये 31 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उसकी सीट और ईशानी की सीट के बीच स्टूडेंट्स की एक और रो थी, मगर फिर भी वो ईशानी की तरफ अपना पेपर बढ़ाने में कामयाब रहा। वही युवराज ने रोहन पर एक ठंडी नजर डाली और फिर सामने की तरफ देखने लगा। ये युवराज का टेस्ट पेपर था जो रोहन ने ईशानी को दिखाया था। वही युवराज की ठंडक नजरों को महसूस कर रोहन अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए उससे बोला, युवी हमें अपने न्यू क्लासमेट की मदद करनी चाहिए। अगर तुम एक बेचारी लड़की को मिस सुदेशना के टॉर्चर से भी नहीं बचा पाए तो फिर क्या फायदा तुम्हारे स्कूल टॉपर होने का। उद्धरण चिन्ह। इसीलिए रोहन ने ईशानी को युवराज का पेपर दिखाया था ताकि वो क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी देख सकें और मिस सुदेशना की डांट से बच जाए। ईशानी ने अपनी नीली आंखों को झुकाकर उस टेस्ट पर लिखी साफ लिखावट को देखा और उसने तुरंत ही अपनी नजरें फेर ली और बिना मुड़े सामने बोर्ड की तरफ बढ़ गई। उसकी इस हरकत पर रोहन हैरानी से उसे देखने लगा। है उद्धरण चिन्ह। पेपर पर साफ साफ हैंडराइटिंग में सॉल्यूशन लिखा हुआ है। उसे बोर्ड की तरफ जाने से पहले एक बार ठीक से सॉल्यूशन देखना चाहिए था, मगर ईशानी तो सिर्फ क्वेश्चन देखकर ही आगे बढ़ गई थी। इधर ईशानी बोर्ड के पास आए, उसने टेबल पर पड़ा मार्कर पेन उठाया और बोर्ड पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना शुरू भी कर दिया। उसका हाथ तेजी से बोर्ड पर चल रहा था और इस वक्त पूरी क्लास में एक भयंकर सन्नाटा फैला हुआ था। उसने कुछ ही समय में पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, मगर वो यहाँ पर ही नहीं रुकी। वही रोहन ये देखकर युवराज की तरफ झुका और उसके पेपर में देखते हुए बोला, एक मिनट युवी, ये 3rd क्वेश्चन तो तुमने भी सॉल्व नहीं किया है, तो फिर ईशानी कैसे। इतना कहते हुए वो अचानक ही रुक गया और हैरानी से बोर्ड की तरफ देखने लगा। चैप्टर 24 गेट आउट ऑफ माय क्लास। ईशानी को पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आखिर वाला 3rd क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए देखकर रोहन तुरंत युवराज की तरफ झुका और उसके पेपर में देखते हुए बोला, एक मिनट युवी, ये 3rd क्वेश्चन तो तुमने भी सॉल्व नहीं किया है, तो फिर ईशानी कैसे। इतना कहते हुए वो अचानक ही रुक गया और हैरानी से बोर्ड की तरफ देखने लगा। रोहन की इस बात पर युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपनी नजरें उठाई और उसकी आंखें सामने खड़ी ईशानी पर जम गई। उसने पहली बार ईशानी को इतने ध्यान से देखा था। फाइनली 3rd क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ईशानी रुक गई। उसने मिस सुदेशना की तरफ देखा और बोली, मिस सुदेशना इट्स डन। इतना कहकर उसने मार्कर पेन वापस टेबल पर रख दिया। जब मिस सुदेशना ने व्हाइट बोर्ड पर लिखे सॉल्यूशंस को देखा तो एक पल के लिए वो भी अपनी जगह पर ही जम गई और उनकी आंखें बोर्ड पर टिक गई। ये 3 क्वेश्चंस जो ईशानी ने अभी सॉल्व किए थे, ये पूरे टेस्ट पेपर के सबसे टफ क्वेश्चंस थे। पूरे 12th स्टैंडर्ड में सिर्फ एक युवराज ही था जो पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया था, मगर जो आखिरी वाला क्वेश्चन था उसे तो युवराज ने भी सॉल्व नहीं किया था और बाकी के स्टूडेंट्स तो 3 में से एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए थे। मगर ईशानी ने उन तीनों ही क्वेश्चंस को बेहद आसानी से सॉल्व कर दिया था। आखिर उसने ये कैसे किया। उद्धरण चिन्ह। संजना साक्षी की तरफ झुकी और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, साक्षी, मुझे तो लगता है कि इसने सिर्फ बोर्ड पर बकवास ही लिखा है। मैंने सुना है कि हमारे पूरे 12th स्टैंडर्ड में किसी को भी इस सेक्शन डी वाले 3 क्वेश्चंस में फुल मार्क्स नहीं मिले हैं, तो फिर भला वो गवार लड़की इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि संजना भी 12th स्टैंडर्ड के सेक्शन ए में ही थी, मगर उसके मार्क्स पूरे सेक्शन ए में सबसे कम थे और खासकर मैथ्स में। संजना की बात सुनकर साक्षी ने अपने पेपर की तरफ देखा। उसने भी इस क्वेश्चन के नीचे सिर्फ फॉर्मूला लिखकर छोड़ दिया था और भला ईशानी उससे ज्यादा स्मार्ट कैसे हो सकती थी। ये सोचकर साक्षी ने जैसे ही संजना की बातों पर अपना सर हाँ में हिलाना चाहा कि तभी उसकी नजर बोर्ड पर लिखे सॉल्यूशंस पर पड़ी और उन्हें देखते ही उसकी नजरें बोर्ड पर ही जम गई। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस लास्ट वाले क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। रोहन ने बोर्ड की तरफ देखते हुए कहा। वो क्लास के सबसे स्मार्ट बच्चों में से एक था। रोहन हमेशा से सेक्शन ए में टॉप 10 स्टूडेंट्स में से एक रहा था। सामने बोर्ड पर लिखे सिंपल और सटीक सॉल्यूशन को देखकर रोहन को एहसास हुआ कि ईशानी वैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी जैसी अफवाहें उसके बारे में फैलाई गई थी। हो, किसने कहा कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है। रोहन सच में उस बेवकूफ लोगों को पकड़कर पिटना चाहता था जो ईशानी के बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे थे। ईशानी का सॉल्यूशन भले ही अप टू द पॉइंट था, मगर जो लोग मैथ्स में थोड़े वीक थे उन्हें ये सॉल्यूशन समझने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता था। मगर रोहन के साथ ऐसा नहीं था। वो एक मैथमेटिक्स जीनियस था और मैथ्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट था, इसलिए वो ईशानी के सॉल्यूशन को देखते ही समझ गया था। रोहन की बात को सुनकर साक्षी ने भी अपने शब्दों को वापस निकल लिया। वही मिस सुदेशना भी ईशानी के सिंपल और सटीक सॉल्यूशन को देखकर निशब्द हो चुकी थी। उन्होंने ईशानी की तरफ देखा और अचानक ही पूछ लिया, क्या तुमने ये क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए हैं। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि अगर उसने तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस इतनी आसानी से बोर्ड पर लिख दिए थे तो इसका सिर्फ एक ही मतलब बनता था और वो ये कि ईशानी ने जरूर इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व किया होगा। ईशानी मिस सुदेशना का सवाल सुनकर बेहद शांति से बोली, सेम टू सेम तो नहीं, पर हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले कहीं देखा हो। ये सुनकर मिस सुदेशना के चेहरे के सख्त भाव थोड़े नरम पड़ गए। उन्होंने हल्के हाथ से अपना टेबल थपथपाया और बोली, जब चीजों को सीखने की बात आती है तो किसी भी स्टूडेंट को ज्यादा एरोगेंट या घमंडी नहीं होना चाहिए। कोइंसिडेंटली तुम इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जानती हो, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है तुम क्लास में ध्यान ही नहीं दोगी। क्या तुम्हें लगता है कि फाइनल एग्जाम्स में भी तुम इतनी ही लकी होगी जितनी की आज हो। उद्धरण चिन्ह। मिस सुदेशना समझ चुकी थी कि ईशानी एक मैथमेटिक्स जीनियस है, वरना वो इस एडवांस मैथमेटिक्स क्लास के क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाती, फिर चाहे उसने ये क्वेश्चन पहले कितनी भी बार क्यों ना देखा हो। मगर वो फिर भी ईशानी से नाराज थी क्योंकि उसने पूरी क्लास के सामने उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया था। ईशानी जैसे स्टूडेंट्स भले ही कितने भी जीनियस क्यों ना हो, मगर उनका घमंड और अहंकार उन्हें एक ना एक दिन ले ही डूबता है, ऐसा मिस सुदेशना का मानना था। मिस सुदेशना को मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ाते हुए 10 साल से भी ज्यादा समय हो चुका था और वो पूरे स्कूल में अपने स्ट्रिक्ट बिहेवियर और अनचेंजेबल रूल्स के लिए जानी जाती थी। भले ही ईशानी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कामयाब रही थी, मगर फिर भी उसने मिस सुदेशना की क्लास में ध्यान ना देकर उनके रूल को तोड़ा था और इसके लिए मिस सुदेशना ईशानी को पनिश कर सकती थी। अपनी पूरी भड़ास ईशानी पर निकालने के बाद मिस सुदेशना थोड़ी शांत हो चुकी थी। अब जाकर अपनी सीट पर बैठो और हाँ, कल इस पूरे टेस्ट पेपर को तुम 10 बार सॉल्व करके लेकर आओगी। मिस सुदेशना ने ईशानी को उसकी पनिशमेंट सुनाते हुए कहा। मगर ईशानी अपनी जगह से नहीं हिली। उसने मिस सुदेशना की तरफ अपनी लापरवाही भरी नजरों से देखा और शांति से बोली, मिस सुदेशना, आप मुझे पनिश कर सकती है, मगर किस बेसिस पर। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनकर मिस सुदेशना कुछ पल के लिए हैरान रह गई। जाहिर सी बात थी कि उन्हें ईशानी से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। अचानक ही वो गुस्से से हंस पड़ी। वो तुम थी जिसने मेरी क्लास में ध्यान नहीं दिया और मैथ्स की क्लास में तुम फिजिक्स की बुक खोलकर बैठी थी। क्या तुम्हें लगता है कि इसके बावजूद भी तुम मुझसे सवाल जवाब करने का हक रखती हो। मिस सुदेशना ने हल्के गुस्से में कहा।
उनकी इस बात पर ईशानी ने बेहद शांति से उन्हें जवाब दिया, मगर मैंने किसी भी तरह से क्लास को डिस्टर्ब नहीं किया है, मैं शांति से बैठकर अपना काम कर रही थी, और तो और मुझे आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था उन्हें भी मैंने करेक्टली सॉल्व किया है, तो फिर आप मुझे कैसे पनिश कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने स्कूल का कोई भी रूल नहीं तोड़ा था, इसलिए चाहे जो हो जाए वो ये पनिशमेंट किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। ईशानी और मिस सुदेशना के बीच की बहस को सुनकर पूरे क्लासरूम में घनघोर सन्नाटा छा गया। कुशल और बाकी के स्टूडेंट्स भी ईशानी को तरस भरी नजरों से देखने लगे, उन सभी को लग रहा था जैसे कि ईशानी का दिमाग सच में फिर गया है, तभी तो वो मिस सुदेशना से बहस कर रही थी। क्या उसे डर नहीं था कि मिस सुदेशना आने वाले दिनों में उसका मैथ्स की क्लास में बैठना मुश्किल कर देगी? क्या वो सच में पूरी क्लास के सामने मिस सुदेशना जैसी स्ट्रिक्ट टीचर को चैलेंज कर रही थी? उद्धरण चिन्ह। बूम, इस आवाज के साथ सभी का ध्यान दोबारा मिस सुदेशना की तरफ चला गया। उन्होंने जोर से टेबल पर अपना हाथ मारा और अपनी उंगली से क्लासरूम के दरवाजे की तरफ पॉइंट करते हुए ईशानी से बोली, तुम बदतमीज लड़की, जाओ और जाकर क्लास के बाहर खड़ी हो जाओ, तुम्हें लगता है ना कि तुम बहुत जीनियस हो, तो अब से तुम्हें मेरी क्लास अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसी ओवरस्मार्ट स्टूडेंट को शायद मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगी, इसलिए तुम दोबारा कभी मुझे मेरी क्लास में नजर मत आ जाना। मिस सुदेशना की आवाज इस वक्त काफी तेज और गुस्से भरी थी। उन्होंने सोचा कि उनके ईशानी को क्लास से बाहर निकालने वाली बात पर अब तो ईशानी जरूर हार मान लेगी, मगर मिस सुदेशना की सोच से बिल्कुल उलट। ईशानी ने अपनी स्पष्ट और गहरी नजरों से मिस सुदेशना की तरफ देखा और फिर कुछ पल बाद धीरे से अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, फाइन, जैसा आपको ठीक लगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर ईशानी पलटी और सीधा क्लासरूम से बाहर निकल गई, मगर जाते जाते वो अपने पीछे से क्लासरूम का दरवाजा बंद करना नहीं भूली। मिस सुदेशना और ईशानी के बीच छिड़ी इस पूरी बहस का एंड रिजल्ट सबकी सोच से बिल्कुल अलग और चौंका देने वाला था। जब मिस सुदेशना ने क्लासरूम के उस बंद दरवाजे की तरफ देखा तो उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। आखिर ये कैसी स्टूडेंट थी, इतनी बदतमीज और जिद्दी। उद्धरण चिन्ह। मगर मिस सुदेशना ने भी मन ही मन ठान लिया था कि वो ईशानी को सबक सिखाकर ही रहेगी। वो भी अपनी आंखों से ये देखने के लिए बेताब थी कि आखिर ईशानी कब तक अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कब तक उनकी क्लास अटेंड नहीं करती है। मगर अपने गुस्से में मिस सुदेशना ये भूल गई थी कि उन्होंने खुद ही ईशानी को अपनी क्लास से बाहर निकाला था। वही दूसरी तरफ संजना को तो ये सब देखकर काफी मजा आ रहा था, क्योंकि जितनी गंभीर और तेज जबान की वो गवार लड़की थी, उस हिसाब से तो उसके साथ ऐसा होना तय था, और देखो आज उसने मिस सुदेशना को भी ऑफेंड कर दिया था। हालांकि साक्षी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि आखिरकार उसे बोर्ड पर ईशानी का लिखा हुआ सॉल्यूशन समझ में आ गया था। वह कुछ सेकंड के लिए खामोशी से खिड़की के बाहर देखने लगी। उसके हिसाब से ईशानी एक एवरेज स्टूडेंट थी और इस बात को ध्यान में रखते हुए ईशानी को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता नहीं होना चाहिए था, तो फिर उसने इस क्वेश्चन को आखिर सॉल्व कर कैसे लिया? क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट तो जनरली इस तरह का एडवांस क्वेश्चन देखकर उसे तुरंत स्किप कर देता था। तो फिर ईशानी ने ऐसा क्यों नहीं किया? आखिर क्यों उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया? उसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आखिर कैसे पता चला? ऐसे कई सवाल साक्षी के दिमाग में घूमने लगे। इधर ईशानी को मिस सुदेशना द्वारा क्लास से बाहर निकाले जाने वाली खबर जंगल में लगी आग की तरह बड़ी तेजी से एक बार फिर पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। जल्द ही बाकी की क्लासेस से कई स्टूडेंट सेक्शन ए की क्लास के बाहर कॉरिडोर में जमा होने लगे और उन्होंने देखा कि ईशानी सचमुच क्लास के बाहर अकेली खड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि ये न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट इतनी ज्यादा गत्सी होगी जो इसने मिस सुदेशना जैसी स्ट्रिक्ट टीचर के क्लास में ध्यान नहीं दिया। क्या इसे पता नहीं है कि मिस सुदेशना को अपनी क्लास में ध्यान न देने वाले बच्चों से बहुत चिढ़ है? एक स्टूडेंट ने कहा। तो दूसरा स्टूडेंट उससे बोला, मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा कुछ किया है, मैंने तो ये सुना है कि वो मैथ्स की क्लास में फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पकड़ी गई थी, इसलिए मिस सुदेशना ने उसे पनिश किया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर एक तीसरी फीमेल स्टूडेंट उन दोनों से बोली, तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता है। असल में तो मिस सुदेशना ने उसे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था जिसका आंसर पूरे सीनियर सेक्शन में कोई भी नहीं दे पाया था, मगर ईशानी ने उस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया और ये देखकर मिस सुदेशना ने भी उसे लगभग माफ कर ही दिया था। मगर जब उन्होंने ईशानी को पनिशमेंट के तौर पर पूरे टेस्ट पेपर को 10 बार सॉल्व करके लाने के लिए कहा तो ईशानी ने उनकी बात को सिरे से नकार दिया, जिस वजह से मिस सुदेशना और भी ज्यादा नाराज हो गई और उन्होंने ईशानी को सीधा क्लास से ही बाहर निकाल दिया। ये सुनकर एक दूसरी फीमेल स्टूडेंट हैरानी से बोली, बिल्कुल नहीं, तुम मजाक कर रही हो ना? क्या वो सच में उस लास्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानती थी? मैंने तो सुना है कि खुद युवराज भी उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर एक लड़का तुरंत बोल पड़ा, ये फिलहाल जरूर नहीं है, अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईशानी ने मिस सुदेशना को बहुत बुरी तरह से नाराज कर दिया है, इसलिए उन्होंने ईशानी को पूरी क्लास के सामने अपने लेक्चर में बैठने से मना कर दिया है। अब से ईशानी शायद कभी मिस सुदेशना की क्लास को अटेंड नहीं कर पाएगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी 2 ही दिन में दोबारा मॉडर्न स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच डिस्कशन का टॉपिक बन चुकी थी। सबके कमेंट्स और डिस्कशन को ईशानी भी सुन पा रही थी, मगर वो फिर भी बेहद शांत थी। वो पीछे क्लासरूम की दीवार से टिककर आराम से खड़ी हो गई और अपना एक हाथ अपने पैंट की पॉकेट में डाले दूसरे हाथ से अपना फोन स्क्रॉल करने लगी। उसे अब लोगों की बातों से फर्क पड़ना बंद हो गया था। ईशानी के पिछले जन्म में भी मिस सुदेशना ने उसे कभी पसंद नहीं किया था और क्योंकि साक्षी की वजह से ईशानी को जानबूझकर एक एवरेज स्टूडेंट बनकर रहना पड़ता था, इस वजह से मिस सुदेशना हमेशा उसे किसी न किसी बहाने से डांटकर पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा करती रहती थी। ईशानी ने सोच लिया था कि इस बार वो ऐसा कुछ भी होने नहीं देगी। उसे जब भगवान ने दूसरा मौका दिया है तो वो अपनी जिंदगी की भी एक नई सिरे से शुरुआत करेगी। उसे लगा था कि शायद इस बार तो मिस सुदेशना उस पर ध्यान नहीं देगी और वो दोनों ही एक दूसरे से दूर रहेंगे, मगर शायद मिस सुदेशना ईशानी के ख्यालों से सहमत नहीं थी। असल में सच तो ये था कि कुछ चीजें कभी बदल ही नहीं सकती थी, जैसे कि मिस सुदेशना और ईशानी के बीच की एक कोल्ड वॉर जो उसके पिछले जन्म से चलती आ रही थी, मगर इस बार इस कोल्ड वॉर का अंत ईशानी खुद ही करने वाली थी। उसकी पिछली जिंदगी में मिस सुदेशना ने उसका क्लास में बैठना तक मुश्किल कर दिया था, मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ईशानी। अचानक ही अपना नाम सुनकर ईशानी अपने ख्यालों से बाहर आ गई। उसने उस आवाज की तरफ देखा तो पाया कि आरव सर तेजी से भागते हुए उसकी तरफ ही आ रहे थे। असल में आरव जैसे ही स्कूल पहुंचा उसे वैसे ही मिस सुदेशना और ईशानी के बीच हुई बहस के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो तुरंत ईशानी को ढूंढते हुए आ गया। सामने कॉरिडोर पर सूरज की किरणें पड़ रही थी और मौसम भी हल्का गर्म हो चुका था, मगर ईशानी फिर भी कॉरिडोर में बेहद शांति से खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उसकी गहरी खामोशी के पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। वो खामोशी से अपना सर झुकाए वहां खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बेहद अकेली हो। ईशानी का भावहीन चेहरा देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसे अपने आसपास की इस चहल-पहल से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। ईशानी ने आरव सर की तरफ देखा और फिर अपना सर हल्का सा झुकाते हुए उन्हें विश किया, गुड मॉर्निंग सर। उद्धरण चिन्ह। आरव सर ने अपनी आंखों में कुछ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस के साथ ईशानी को देखा और फिर उसे अपने साथ चलने का इशारा करते हुए बोले, मेरे साथ आओ। चैप्टर 25 नेशनल फिजिक्स कंपटीशन। ईशानी ने आरव सर की तरफ देखा और फिर अपना सर हल्का सा झुकाते हुए उन्हें विश किया, गुड मॉर्निंग सर। उद्धरण चिन्ह। आरव सर ने अपने चेहरे पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस के साथ ईशानी को देखा और फिर उसे अपने साथ चलने का इशारा करते हुए बोले, मेरे साथ आओ। डीन्स ऑफिस। पिछले 2 दिनों में ये तीसरी बार था जब ईशानी यहाँ आ चुकी थी। मेहता सर मिस सुदेशना के साथ पहले से ही वहाँ मौजूद थे। इस वक्त उस ऑफिस का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। तभी ऑफिस के डोर पर नॉक हुआ और आरव ईशानी को लेकर ऑफिस के अंदर आ गया। उसने वहां के स्ट्रेस भरे माहौल को पूरी तरह से इग्नोर किया और मेहता सर से बोला, देखिए दिन सर, मैं ईशानी को पर्सनली यहाँ लेकर आया हूँ। इतना कहकर उसने मिस सुदेशना की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया।
वही मेहता सर को समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने पहले ईशानी की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, देखिए मिस सुदेशना, असल में ईशानी का मैटर इतना भी इम्पोर्टेंट या फिर बड़ा नहीं है। ये सुनकर मिस सुदेशना तुरंत अपनी ऊंची आवाज में बोली, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं डिन सर? क्या आप इस बदतमीज लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं? अगर बाकी स्टूडेंट्स भी इसका देखा देखी, इसके नक्शे कदम पर चल पड़े तो फिर क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मेहता सर ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही आरव बोल पड़ा, मिस सुदेशना, असल में ये बात उतनी भी बड़ी नहीं है जितना आप इसे बना रही है, और सच कहूं तो ईशानी एक बहुत ही शांत स्टूडेंट है। उसने आपकी क्लास में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। बस बात इतनी सी है कि इस बच्ची को फिजिक्स से कुछ ज्यादा ही प्यार है। अब इसमें हम और आप तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मिस सुदेशना के चेहरे पर कई भाव एक साथ आकर गूंज गए। आखिर में उन्होंने गुस्से से आरव सर की तरफ देखा और बोली, आप इसे। मगर इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाए। वही आरव इस मौके का फायदा उठाते हुए हल्का सा खांसते हुए आगे बोला, इसके अलावा मैंने ईशानी का नाम नेशनल फिजिक्स कंपटीशन में देने के बारे में सोचा है, और इसी वजह से वो आपकी क्लास में फिजिक्स पढ़ रही थी, क्योंकि उसे इस कंपटीशन की तैयारी भी करनी है। माफ कीजिएगा, मैं आपको पहले इस बारे में बताना भूल गया था, इसलिए अब तो आप समझ ही सकती है कि ईशानी आपकी क्लास में फिजिक्स क्यों पढ़ रही थी। उद्धरण चिन्ह। आरव की इस बात पर उस ऑफिस में मौजूद बाकी के 3 लोग उसे बेहद अजीब नजरों से देखने लगे। ये सुनकर मिस सुदेशना अपने होठों पर तंज भरी मुस्कुराहट लिए बोली, हो, आप मजाक कर रहे हैं? नेशनल फिजिक्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला एक स्टूडेंट 1000 क्वेश्चंस ऑफ बेसिक फिजिक्स जैसी मामूली सी लॉ लेवल की बुक के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। भला आपकी इस बात पर कौन विश्वास करेगा? आरव सर, क्या आपका सिलेक्शन स्टैंडर्ड इतना लो हो गया है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आरव सर ने ईशानी को कुछ पल तक अपनी अविश्वास भरी नजरों से देखा और फिर अचानक ही उनके चेहरे पर थोड़े परेशानी के भाव छा गए। उन्होंने ईशानी की तरफ देखा और बेहद फ्रस्ट्रेट होते हुए बोले, क्या तुम सच में उस बुक से अपना रिविजन कर रही थी? उद्धरण चिन्ह। या तो इस लड़की का दिमाग खराब हो गया था, या फिर ये सिर्फ टाइम पास कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। मैं बस बेसिक रिवाइज कर रही थी, ईशानी ने बेहद शांति से जवाब दिया। ये सुनकर आरव सर को समझ ही नहीं आया कि वो ईशानी से क्या कहे। आखिर ईशानी उन बेसिक और लॉ लेवल को क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त क्या सोच रही थी? मगर अब जो भी हो, किसी भी तरह उसे इस बेवकूफ लड़की की मदद करनी थी। तभी मेहता सर ने अपना सर सहलाते हुए हल्की धीमी आवाज में कहा, मिस सुदेशना, ईशानी एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है, क्या आप प्लीज उसे इस बार जाने दे सकती है? उद्धरण चिन्ह। मिस सुदेशना एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और समझदार टीचर थी। वही ईशानी एक टैलेंटेड और स्मार्ट स्टूडेंट थी जिसके अंदर काफी पोटेंशियल था। मेहता सर को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों के बीच बात इतनी कैसे बिगड़ गई थी। मेहता सर की बात सुनते ही मिस सुदेशना का चेहरा एकदम से सख्त हो गया और वो बोली, ईशानी ने खुद ही कहा है कि अब वो मेरी क्लास में कभी बैठना नहीं चाहती है। उद्धरण चिन्ह। मिस सुदेशना एक बहुत ही प्राउड टीचर थी, और वो एक स्टूडेंट के सामने हार मान ले, ऐसा कभी नहीं होने वाला था। वही आरव को भी अब मिस सुदेशना का ये जिद्दी बिहेवियर देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए मिस सुदेशना की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, वैसे भी नेशनल फिजिक्स कंपटीशन की तैयारी के लिए काफी कम टाइम बचा है, और इसके लिए ईशानी को ज्यादा वक्त और डबल मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, और अब जब आपने खुद ही ईशानी को मैथ्स की क्लास से छुट्टी दे दी है, तो अब से वो आपकी मैथ्स की क्लास अटेंड करने के बजाय मेरी फिजिक्स की क्लास अटेंड करेगी और नेशनल फिजिक्स कंपटीशन की तैयारी करेगी। थैंक्स मिस सुदेशना, मेरी स्टूडेंट को मैथ्स क्लास का टाइम फिजिक्स कंपटीशन की प्रिपरेशन करने देने के लिए। उद्धरण चिन्ह। आरव की बातें सुनकर मिस सुदेशना के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने आरव को पलटकर जवाब देना चाहा, मगर तभी उन्हें आरव का मिस्टीरियस बैकग्राउंड याद आ गया। इस इंसान से पंगा लेना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने गुस्से को अंदर ही दबा लिया। मिस सुदेशना अपनी चेयर से उठी और अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए बोली, अब जब आरव सर ने ये डिसाइड कर ही लिया है तो ठीक है, मुझे उनके इस फैसले से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दिन सर, कल से ईशानी मेरी मैथ्स क्लास की जगह आरव सर की फिजिक्स क्लास अटेंड करेगी। वैसे मेरे लेक्चर का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर मिस सुदेशना अपने सख्त चेहरे के साथ वहां से चली गई। उनके ऑफिस से बाहर जाने के बाद मेहता सर ने आरव पर एक निराशाजनक नजर डाली और बोले, ये तुमने सही नहीं किया आरव, वो एक काफी सीनियर टीचर है हमारे स्कूल की। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आरव तुरंत अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए बोला, मैंने ये बहस शुरू नहीं की थी सर, अब वही तो चाहती थी कि ईशानी उनकी क्लास अटेंड ना करे, और मैंने तो बस उनकी बात मान ली।
अब इसमें भी मेरी गलती कैसे हो गई सर? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मेहता सर का सरदर्द और भी ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने अपने माथे को सहलाया और बोले, मैंने इससे पहले तो कभी ईशानी के नेशनल फिजिक्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बारे में कुछ नहीं सुना। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि ये डिसीजन मैंने अभी अभी लिया है। आरव ने तुरंत जवाब दिया, जिसे सुनकर मेहता सर निशब्द रह गए। ये लड़का। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने खामोशी से मेहता सर की तरफ देखा और मन ही मन उनके पेशेंस लेवल की तारीफ करने लगी। वो सच में स्टूडेंट्स के दिन बनने के हकदार थे, क्योंकि इस तरह के माहौल में भी उन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से अपने गुस्से पर काबू किया हुआ था। अगर उनकी जगह कोई और होता तो अब तक शायद खुद को गुस्से में चिल्लाने से रोक नहीं पाता। मेहता सर ने एक गहरी सांस ली और बोले, तो फिर अब से ईशानी की मैथ्स की पढ़ाई का क्या होगा? भले ही उसने जनरल साइंस में फुल मार्क्स को किए थे, मगर अब उसके मैथ्स का क्या होगा? अगर वो मैथ्स की क्लास अटेंड करना बंद कर देगी तो उसे आगे चलकर काफी मुश्किल हो सकती थी। मगर आरव इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं था। उसने ईशानी की तरफ देखा और फिर बेपरवाही से बोला, सीनियर लेवल का मैथ्स बेहद इजी होता है, मैं ईशानी की कभी कभी मैथ्स पढ़ने में मदद कर दिया करूँगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मेहता सर ने आखिर में हार मान ली और पानी का एक घूंट पीते हुए बोले, ठीक है, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। सच में उनके अंदर अब इन दो जिद्दी लोगों को झेलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। मेहता सर की बात सुनकर आरव और ईशानी दोनों ही डिंस ऑफिस से बाहर निकल आए। थैंक यू, सर। ऑफिस से कुछ दूर आने के बाद ईशानी ने आरव से कहा। उसका लहजा थोड़ा नर्म और काफी ईमानदार था। वो आरव को दिल से थैंक्स बोल रही थी। उसने अब अच्छे और बुरे लोगों के बीच फर्क करना सीख लिया था। आरव ने अपने पॉकेट में दोनों हाथ डालकर ईशानी की तरफ देखा और फिर अचानक ही बोल पड़ा, अगर तुम सच में मुझे थैंक्स कहना चाहती हो, तो उन लो लेवल की किताबों को रद्दी में बेच दो, जिन्हें तुम कुछ देर पहले मिस सुदेशना की क्लास में कंप्लीट कर रही थी। 1000 क्वेश्चंस ऑन बेसिक फिजिक्स। उद्धरण चिन्ह। सीरियसली, आखिर वो सोच क्या रही थी? ईशानी ने आरव की इस बात पर कुछ पल तक सोचा और फिर अपना सर नामे हिलाते हुए बोली, आई एम सॉरी सर, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार वो किताबें रेहान ने दी थी उसे, अगर उसने उन किताबों को बाहर फेंक दिया तो? इसके आगे ईशानी सोचना भी नहीं चाहती थी। आरव वैसे भी इस बारे में सीरियस नहीं था। उसने ईशानी की तरफ देखा और अपना हाथ हवा में हिलाते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम उन बुक्स को अपने पास रखना चाहती हो तो बेशक रख सकती हो, लेकिन उन बुक्स में से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें उससे भी अच्छी और बेहतर लेवल की बुक्स रिविजन के लिए दे दूंगा। और हाँ, नेशनल फिजिक्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल इवनिंग क्लास अरेंज की गई है। उस क्लास में मैंने एक स्लॉट तुम्हारे लिए भी रिजर्व करके रखा है। तुम अपने इवनिंग सेल्फ लर्निंग सेशन के दौरान उस क्लास को अटेंड कर सकती हो। वो क्लास सेकेंड फ्लोर पर अरेंज की गई है। उद्धरण चिन्ह। दरअसल ईशानी ने अपने पिछले जन्म में भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और साथ ही साथ साक्षी ने भी पार्टिसिपेट किया था। असल में साक्षी का फिजिक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसका फिजिक्स का लेवल काफ़ी एवरेज था। काफ़ी मेहनत और पढ़ाई के बाद तो वो मुश्किल से एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड्स ला पाती थी, और इस नेशनल फिजिक्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले बाकी के स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में साक्षी का लेवल काफ़ी लो था। एक बार तो ईशानी ने भी उसे अपना टेस्ट पेपर पकड़कर छुपकर रोते हुए देखा था, और पूछने पर उसे पता चला कि वो प्रैक्टिस टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई थी, जिस वजह से उसके पूरी स्पेशल क्लास में काफ़ी कम मार्क्स आए थे। उस इंसिडेंट के बाद से ईशानी ने खुद साक्षी को पढ़ाना शुरू कर दिया था, मगर वो उस वक्त ये नहीं जानती थी कि वो एक ऐसी जहरीली नागिन को दूध पिलाने का काम कर रही थी, जो आगे चलकर उसे ही डसने वाली थी। हालांकि सेमीफाइनल के दौरान उस पर चिटिंग करने का इल्जाम लगाकर उसे कंपटीशन से बाहर कर दिया था, और हर तरफ ईशानी की बदनामी हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ साक्षी ने नेशनल फिजिक्स कंपटीशन में फर्स्ट रनर अप का प्राइज जीता था, जिस वजह से सभी ने उसकी काफी सराहना की थी। अपने पिछले जन्म की इन घटनाओं को याद कर अचानक ही ईशानी के होठों पर एक मिस्टीरियस सी मुस्कुराहट तैर गई और वो आरव सर से बोली, श्योर सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस कंपटीशन में अच्छे रिजल्ट्स लाने की पूरी कोशिश करूंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी जब तक क्लास में वापस लौटी तब तक रोहन ने युवराज का पेपर वापस उसे दे दिया था। युवराज क्लास से बाहर जा रहा था जब दरवाजे पर वो ईशानी से टकरा गया। ईशानी ने युवराज की तरफ देखा और बेहद शांति से बोली, पहले के लिए थैंक्स। उद्धरण चिन्ह। वही ये सुनकर रोहन को एहसास हुआ कि ईशानी उन अफवाहों से बिल्कुल अलग थी और वो एक अच्छी दोस्त भी बन सकती थी। उसने अपने एक हाथ पर अपनी चिन को रखा और दूसरे हाथ की उंगलियों के बीच अपने बॉल पेन को घुमाते हुए बोला, वैसे ईशानी, वो मैं था जिसने थोड़ी देर पहले तुम्हारी मदद की थी और तुम थैंक्स यूवी को बोल रही हो। उद्धरण चिन्ह।
युवराज ने अपने जैकेट की चैन को बंद किया और अपने चश्मे को ठीक कर ईशानी को अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ देखते हुए बोला, इट्स ओके। असल में उन लोगों ने ईशानी की ज्यादा मदद नहीं की थी, इसलिए ईशानी को थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं थी। युवराज क्लास से बाहर चला गया, वही ईशानी अपनी सीट पर आकर बैठ गई। उसने रोहन की तरफ देखा और बोली, मैं तुम्हें थैंक्स पहले ही कह चुकी हूँ, उस थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताकर, क्यों है ना? उद्धरण चिन्ह। रोहन एक मैथमेटिक्स लवर था, इसलिए वो हमेशा टफ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए काफी एक्साइटेड रहता था, इसलिए ईशानी ने जब ये बात कही तो रोहन की आंखें चमक उठी। इसम कोई डाउट नहीं था कि ये न्यू स्टूडेंट काफी स्मार्ट थी। उद्धरण चिन्ह। इतने में युवराज भी अपनी पानी की बोतल को भरकर वापस क्लास में आ चुका था। वही रोहन ईशानी की सीट की तरफ झुका और मुस्कुराते हुए उससे बोला, तो इसका मतलब कि फ्यूचर में मैं जब भी तुमसे मैथ्स को लेकर मदद मांगूंगा तब तुम मुझे मना नहीं करोगी, ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कुशल ने तुरंत पलटकर अपनी फ्रस्ट्रेशन भरी नजरों से रोहन की तरफ देखा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रोहन? तुम यूवी के इतने वक्त से दोस्त रहे हो, उसने ना जाने कितनी ही बार तुम्हारी मदद की है, और अब तुम उसे दरकिनार कर रहे हो। क्या तुम्हें यूवी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है? कुशल ने हल्के गुस्से में कहा। ओह, ये अच्छा याद दिलाया तुमने कुशल। ईशानी, तुम मेरे साथ साथ यूवी की भी मदद कर दोगी ना? उसने खुशी से ताली बजाते हुए कहा, जिसे सुनकर कुशल को इतना गुस्सा आया कि वो लगभग अपना डेस्क ही पलटने वाला था। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है डूड? कुशल गुस्से में गुर्राते हुए बोला। देहरादून मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल में सभी जानते थे कि युवराज एक जीनियस था, जो हमेशा हर एग्जाम में टॉप करता आया था, और अभी तक उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया था। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसे युवराज सॉल्व ना कर सकें। रोहन की बात सुनकर ईशानी ने बेपरवाही से अपना सर हॉ में हिला दिया। वैसे भी रोहन और युवराज के रिजल्ट को देखते हुए वो दोनों उसे ज्यादा परेशान नहीं करने वाले थे। वही कुशल ने गुस्से में रोहन को घूरा और फिर युवराज को देखते हुए बोला, यूवी, ये जोकर तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर रहा है। लगता है कि इसे सबक सिखाने की जरूरत है। युवराज की कोल्ड पर्सनैलिटी को देखते हुए रोहन के आने वाले दिन ज्यादा अच्छे नहीं बीतने वाले थे। मगर कुशल की उम्मीदों को कुचलते हुए युवराज ने अपनी एक बुक उठाई और दोबारा क्लासरूम से बाहर निकल गया। वही कुशल बेचारा उसे मुंह खोले हैरानी से जाते हुए देखता ही रह गया। उसे नहीं पता था कि युवराज इतने अच्छे नेचर का था, क्या वो हमेशा से ही ऐसा था? उद्धरण चिन्ह। वही रोहन ने एक नजर कुशल को देखा और फिर उसकी चेयर पर लात मारते हुए बोला, बेवकूफ कहीं का। उद्धरण चिन्ह। 26 वायरल वीडियो। दोपहर के वक्त लंच ब्रेक के टाइम पर ईशानी कैंटीन आ गई थी। मगर जब वो कैंटीन पहुंची तो उसने नोटिस किया कि वहां मौजूद स्टूडेंट्स उसे ही देखे जा रहे थे। पिछले 2 दिनों में उसके साथ स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद ईशानी को इस अटेंशन की आदत हो चुकी थी। मगर आज उसे कुछ तो गलत लग रहा था। उन सभी स्टूडेंट्स की नज़रों में आज कुछ तो अलग था। इनफैक्ट वो सभी ईशानी की तरफ पॉइंट करते हुए आपस में कुछ तो खुसुर पुसुर कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स ने उसकी तस्वीरें लेने के लिए अपने फ़ोन भी निकाल लिए थे। ईशानी को ये सब कुछ काफ़ी अजीब लग रहा था। कुछ तो ज़रूर था जो उसे फिलहाल पता नहीं था। तभी अचानक उसकी पॉकेट में रखा उसका फ़ोन बज उठा। ईशानी ने अपना फ़ोन निकाला और चेक करने लगी तो उस पर एक मैसेज आया हुआ था। इशू दी, क्या ये आप हो? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस मैसेज के नीचे एक वेबसाइट की लिंक भी थी। ईशानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस वेबसाइट लिंक पर क्लिक किया और उसकी फोन स्क्रीन पर एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल ओपन हो गया। एट कैंप गॉसिप, देहरादून मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल में एक स्टूडेंट बुलिंग का मामला सामने आया है। दिन दहाड़े एक स्टूडेंट को सीढ़ियों से नीचे धक्का देने की कोशिश की गई है। #डेंजरस स्कूल बुली। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उस पोस्ट के नीचे एक लगभग 10 सेकेंड लंबी वीडियो क्लिप भी थी। इस वीडियो को देखकर ही पता चल रहा था कि जिसने भी ये वीडियो ली थी वो शायद निचली मंजिल पर सीढ़ियों से कुछ दूरी पर खड़ा था। क्लिप में साफ दिख रहा था कि एक लड़की दूसरी फीमेल स्टूडेंट को रेलिंग के सहारे दबा रही थी, मानो जैसे कि वो उसे धक्का देने की धमकी दे रही हो। निचली मंजिल से उस स्टूडेंट बुली का खूबसूरत चेहरा भी कैमरे में कैद हो चुका था। जो कोई भी ईशानी को जानता था वो ये वीडियो देखकर शर्तियत तौर पर बता सकता था कि वीडियो में वो खूबसूरत कैंपस बुली ईशानी ही थी। इस पोस्ट के नीचे कमेंट्स की बाढ़ आ चुकी थी। प्लीज इस स्कूल बुली को हमेशा के लिए रद्द कीजिए। #कैंसिल स्कूल बुलिंग। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस जैसी स्टूडेंट को भला देहरादून मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल जैसे इतने रेप्यूटेड और पॉपुलर स्कूल ने एडमिशन कैसे दे दिया? ये कितनी एरोगेंट और खतरनाक है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये इंसिडेंट देहरादून मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल में हुआ है। ये लड़की एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है और इसका नाम ईशानी शर्मा है। मैंने तो ये भी सुना है कि ये पास में कुछ गलत लोगों की संगति में भी शामिल थी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट।
मुझे लगता है कि इस ईशानी को माफी मांगनी चाहिए और इसे स्कूल से भी निकाल देना चाहिए, और वो भी अभी के अभी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ईशानी अपने फोन में इन कमेंट्स को स्क्रॉल कर रही थी, और इन कमेंट्स की संख्या हर बीतते मिनट के साथ बढ़ती ही जा रही थी, यहाँ तक कि इस वीडियो को भी काफी तेजी से शेयर किया जा रहा था। वो कमेंट्स बेहद हाश और भद्दे थे। कुछ कमेंट्स में तो लोगों ने ईशानी को काफी बुरी तरह से गालियों के साथ डांटा भी था, क्योंकि ये एक स्कूल बुलिंग का इंसिडेंट था और सबूत के तौर पर इस इंसिडेंट का एक वीडियो भी मौजूद था, इसलिए जल्द ही ये इंसिडेंट टॉप ट्रेडिंग सर्च लिस्ट में भी आ चुका था। हैशटैग देहरादून मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल, हैश मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल बुलिंग, हैश ईशानी शर्मा, ऐसे कई हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे थे। वही ईशानी ने जब अपने नाम के हैशटैग को ट्रेंड होते देखा तो अचानक ही उसकी नीली आंखें ठंडी हो गई और उसे सब कुछ समझ में आ गया। अचानक उसकी फोन स्क्रीन पर एक और नोटिफिकेशन पॉप अप हुआ। ये एक व्हाट्सएप मैसेज था। इशू दी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कोई जानबूझकर ट्रेंडिंग सर्चेस खरीद रहा है और आपके नाम को सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा था। उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड किए हुए अभी मुश्किल से सिर्फ आधा घंटा ही बीता था, और जिस छोटे से ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल ने इस वीडियो को पब्लिश किया था, उसके भी यही बस कुछ 30,000 के आसपास फॉलोअर्स है। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह थी कि कई वेरीफाइड अकाउंट्स ने भी इस वीडियो को रिपोस्ट और शेयर किया था, जिस वजह से इस वीडियो पर सिर्फ आधे घंटे में 10,000 से भी ज्यादा कमेंट्स आ गए थे, जिस वजह से ईशानी और मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल का नाम ट्रेंडिंग सर्च लिस्ट में आ गया था। असल में उस वीडियो में ईशानी का बस आधा चेहरा, मतलब कि सिर्फ साइड प्रोफाइल नजर आ रही थी। इसे ग्राउंड फ्लोर से शूट किया गया था। जो लोग ईशानी को जानते थे, सिर्फ वही लोग ये वीडियो देखकर बता सकते थे कि उस वीडियो में मौजूद लड़की ईशानी थी, तो फिर बाकी के लोगों को ईशानी के बारे में कैसे पता चला? हो सकता है कि किसी ने अपने कमेंट में ईशानी का नाम रिवील कर भी दिया हो, मगर सिर्फ आधे घंटे में उसके नाम का इतना पॉपुलर होना लगभग इम्पॉसिबल था। जरूर कोई पर्दे के पीछे से जानबूझकर ईशानी को टॉप ट्रेंडिंग सर्चेस में लाने की कोशिश कर रहा था। इशू दी, आपके साथ भला ये सब कौन कर सकता है? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ईशानी के फोन पर एक और मैसेज आया। मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल देहरादून का सबसे बड़ा और रेप्यूटेड स्कूल था, इसलिए ये पॉसिबल हो सकता था कि किसी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया हो और उसी वक्त उसका वीडियो बना लिया हो। हालांकि ऐसे शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो ईशानी के नाम को पैसे खर्च कर टॉप ट्रेडिंग सर्च लिस्ट में लाकर बदनाम करना चाहते थे। ये वीडियो काफी छोटा था, क्योंकि इसमें पूरी घटना का सिर्फ एक ही भाग कैद हुआ था, जिसमें ईशानी उस लड़की को डराने की कोशिश कर रही थी, और क्योंकि इसे काफी दूर से शूट किया गया था, इसलिए इस वीडियो में बिल्कुल भी आवाज नहीं थी। और जिन भी लोगों ने बिना पूरी बात जाने इस वीडियो को देखा होगा, उसे तो यही लगेगा कि ये एक स्कूल बुलिंग का बहुत ही खतरनाक मामला है। तभी ईशानी के फोन पर एक और मैसेज आया। इशू दी, आपको इन लोगों के कमेंट्स पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये लोग कुछ नहीं जानते। मैं इस अकाउंट को हैक करवाने की कोशिश करता हूं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस मैसेज पर फाइनली ईशानी ने रिप्लाई किया। उसकी कोई जरूरत नहीं है, जस्ट लीव इट। ईशानी के रिप्लाई के बाद दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, और फिर अचानक ही कुछ पल बाद एक मैसेज आया। जरूरत नहीं है। क्या आप सच में सीरियस हो? ये कमेंट्स काफी घटिया है। लोगों को उस घटना के पीछे की सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके अलावा वो सभी लोग एक आधे अधूरे वीडियो के बेसिस पर ईशानी को टारगेट कर रहे थे और उसके बारे में भद्दे कमेंट्स भी पोस्ट कर रहे थे। अभी की सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर उन्होंने थोड़ी और देर कर दी, तो फिर ईशानी का सच बाहर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ईशानी ने मैसेज टाइप करने से पहले कुछ सोचा और फिर एक मैसेज सेंड कर दिया। तुम बस इतना पता करो कि ये वीडियो आखिर शूट किसने किया है, बाकी सब छोड़ दो। इस मैसेज को सेंड करने के बाद ईशानी ने अपना फोन अपनी पॉकेट में वापस डाला और सबकी घूरती निगाहों के बीच से कैंटीन से उठकर बाहर निकल गई। आफ्टरनून लंच ब्रेक के दौरान ज्यादातर क्लासरूम्स आमतौर पर काफी शांत होते थे, मगर आज का नज़ारा तो कुछ और ही था। पूरे क्लासरूम में आज एक अजीब सा शोर मचा हुआ था। सभी स्टूडेंट्स अलग अलग ग्रुप्स में बैठे हुए थे और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपने फोन की तरफ देखते हुए आपस में बातें कर रहे थे। जब ईशानी क्लासरूम में वापस आई, तो क्लास का लाइवली एटमॉस्फेयर एकदम से गहरी शांति में बदल गया। ईशानी और एक फीमेल स्टूडेंट के बीच के झगड़े के बारे में तो लगभग सभी ने सुना था, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उस पूरी घटना को अपनी आंखों से नहीं देखा था। इसके अलावा क्योंकि डिन सर ने जानबूझकर इस इंसिडेंट को दबाने की कोशिश की थी, इसलिए सभी इस इंसिडेंट को भूलकर आगे भी बढ़ चुके थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा नहीं था। उस ऑनलाइन वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ईशानी ने एक लड़की को रेलिंग पर जबरदस्ती टिका रखा था। भले ही ये एक वीडियो था, मगर उसमें भी ईशानी का कोल्ड और रूथलेस बिहेवियर साफ नजर आ रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे कि ईशानी सचमुच उस लड़की को रेलिंग से नीचे धक्का देने वाली थी। यह इंसिडेंट किसी आम स्कूल के झगड़ों से काफी अलग था, एक जरा सी गलती और किसी की जान भी जा सकती थी। इतने लोगों की नजरें खुद पर होने के बावजूद भी ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी सीट पर वापस आ गई और अपनी चेयर पर बैठते ही उसने अपना सर डेस्क पर रख दिया और आंखें बंद कर अपनी निदम पूरी करने लगी। क्या उसे डर नहीं लग रहा है? देखो तो कैसे आराम से सो रही है। संजना ने ईशानी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी आंखें इस वक्त घिन और तिरस्कार से भरी हुई थी। साक्षी, क्या ये गुंडी सचमुच तुम्हारे घर पर रहने वाली है? ये लड़की बहुत खतरनाक है, कौन जानता है कि ये गुस्से में तुम्हारे साथ कब क्या कर दें। तुम अंकल से बात क्यों नहीं करती? उनसे कहो कि वो इसे तुम्हारे घर से कहीं दूर रखे, वरना ये तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। संजना ने फिक्र जताते हुए साक्षी से कहा। उसकी बातें सुनकर साक्षी ने अपना सर ना में हिलाया और बोली, वो भी मेरी मॉम की बेटी है संजना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर संजना साक्षी को अपनी अविश्वास भरी नजरों से देखते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? जरा देखो उस गुंडी गवार को, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने ये सब पहली बार नहीं किया है, तभी तो वो इतनी शांत है। जरूर वो इस तरह के वॉयलेंट एक्ट में पहले भी शामिल हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह। साक्षी ने ये सुनकर तुरंत संजना का हाथ पकड़ लिया और अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, ईशानी दी का पास्ट रफ और बुरा रहा है, इसलिए प्लीज उनके बारे में ऐसा मत कहो। उद्धरण चिन्ह। हालांकि कि साक्षी ने खुद ये बात कहते वक्त अपनी आवाज को जरा भी कम नहीं किया था, जिस वजह से आसपास मौजूद सभी स्टूडेंट्स ने उसकी बात सुन ली थी। वो सभी अब खामोशी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन अफवाहों का शुक्रिया, मगर अब ईशानी के पास्ट के बारे में मॉडर्न पब्लिक में लगभग हर कोई जानता था। उद्धरण चिन्ह। वो सभी समझ गए थे कि ईशानी की परवरिश जिन हालातों में हुई थी, उसके बाद तो उसका वॉयलेंट होना नॉर्मल था। अगर वो ऐसी नहीं होती, तो शायद वो कभी शांति से अपनी जिंदगी नहीं जी पाती थी। साक्षी की बात सुनकर संजना फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, तुम हमेशा उसे बचाने की कोशिश करती हो साक्षी, तुम उसके साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आती हो? जबकि उसने तो कभी तुम्हारे एफर्ट्स देखे ही नहीं, वो हमेशा तुम्हारे साथ बुरी तरह से पेश आती है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो रुकी, फिर कुछ सोचने के बाद उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और हंसते हुए बोली, जो भी हो, ईशानी की ये न्यूज़ बहुत तेजी से इंटरनेट पर फैल रही है। भले ही अंकल इस बारे में कुछ ना करे, मगर स्कूल जरूर कुछ ना कुछ करेगी। मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल कभी भी अपने नाम पर और रेप्यूटेशन पर दाग नहीं लगने देगी। उद्धरण चिन्ह। गोल्डन पैलेस। ये रेहान का पर्सनल विला था, जो कि काफी आलीशान और बड़ा था। करण अपनी कार में बैठा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काफी देर से किसी का इंतजार कर रहा हो। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर एक नजर डाली और फिर बेबसी से अपना सर झटक दिया। उसे इंतजार करते हुए आधे घंटे से भी ऊपर हो गया था, मगर फिर भी रेहान का अब तक कोई भी अता पता नहीं था। आखिरकार करण ने एक गहरी आह भरी और हार मान ली। उसने अपने माथे को बेबसी से सहलाया और कार से उतरकर विला के अंदर चला गया। गोल्डन पैलेस एक बहुत ही लो की विला था, इसलिए बाहर से देखने पर वो काफी सिंपल लगता था, मगर अंदर से उतना ही आलीशान था। करण सीधा तीसरी मंजिल पर बने मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ गया। अगर ये कोई और दिन होता तो रेहान की सिचुएशन को देखते हुए करण कभी इस विला के अंदर कदम भी नहीं रखता, मगर उन्होंने कल ही डॉक्टर राय सिघानी के अपॉइंटमेंट फिक्स किया था और अब लगभग अपॉइंटमेंट का टाइम भी हो चुका था, मगर रेहान अब तक रेडी होकर नीचे नहीं आया था। इसलिए करण को मजबूरन विला के अंदर जाना पड़ा था। करण ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खटखटाने के अपना हाथ उठाया, उसे महसूस हुआ कि दरवाजा पहले से ही हल्का सा खुला हुआ है। रेहान। करण दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आ गया और उसने रेहान को आवाज लगाई, मगर रेहान कमरे में कहीं भी नहीं था। तभी उसकी नजर कमरे से जुड़ी बालकनी पर पड़ी, जहां पर एक शख्स की परछाई नजर आ रही थी। वो बालकनी में आया तो उसने देखा कि रेहान आराम से बालकनी में रखे काउच पर अपने दोनों पैरों को फैलाकर बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक बुक भी थी। वो शायद अभी अभी सोकर उठा था, क्योंकि उसके काले बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़कर उसके चेहरे को और भी ज्यादा ऊर्जावान बना रही थी। हालांकि उसके आसपास का ऑरा अभी भी काफी कोल्ड था और उसकी आंखें अलसाई हुई सी लग रही थी। रेहान ने जब करण को देखा तो उसने अपनी किताब बंद कर दी, मगर किताब बंद करते वक्त उसने अपने किताब के बीच कुछ छुपा दिया था। करण रेहान से थोड़ा दूर खड़ा था, इसलिए वो साफ साफ नहीं देख पाया था कि आखिर उसने बुक के अंदर क्या रखा है। हालांकि करण को लगा कि शायद वो कोई बुकमार्क होगा, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी व्रिस्ट वॉच में टाइम देखा और अपने माथे को सहलाते हुए बोला, रेहान हमें देर हो रही है, क्या तुम प्लीज मुझ पर एक एहसान कर बस एक बार डॉक्टर राय सिघानी से मिल सकते हो, प्लीज? करण ने लगभग रोते हुए कहा। वो सच में रेहान और उसके दादाजी के बीच पिस रहा था।
रेहान इस वक्त थोड़े अच्छे मूड में था, इसलिए कुछ पल तक करण की बातों को सोचने के बाद वह काउच से उठकर खड़ा हो गया। उसने किताब को वही साइड में टेबल पर रख दिया और करण की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। इतना कहकर रेहान आगे बढ़ गया तो करण ने एक राहत की सांस ली और तुरंत उसके पीछे पीछे नीचे चला गया। चैप्टर 27 ईशानी फेसेस क्रिटिसिज्म्स। रेहान इस वक्त थोड़े अच्छे मूड में था, इसलिए कुछ पल तक करण की बातों को सोचने के बाद वह काउच से उठकर खड़ा हो गया। उसने किताब को वही साइड में टेबल पर रख दिया और करण की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। इतना कहकर रेहान आगे बढ़ गया तो करण ने एक राहत की सांस ली और तुरंत उसके पीछे पीछे नीचे चला गया। वो दोनों ही कार में बैठे और कार तेजी से गोल्डन पैलेस से बाहर निकल गई। रेहान ने कुछ ईमेल्स चेक करने के लिए अपना फोन निकाल लिया। कुछ मैसेजेस भेजने के बाद उसने अपना फोन दोबारा वापस नहीं रखा, बल्कि वो तो उस फोन को अपनी उंगलियों के बीच थामे उसे घुमाने लगा। रेहान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। मगर थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि आज ट्यूसडे है, मतलब कि वीकडे है। वो इस वक्त स्कूल में होगी। उद्धरण चिन्ह। उसने अपने माथे को हल्की उंगलियों से रगड़ा और फिर जैसे ही अपना फोन वापस रखने को हुआ, वैसे ही उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन पॉप अप हुआ। देहरादून मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल में हुई स्कूल बुलिंग की एक खतरनाक घटना। एक फीमेल स्कूल स्टूडेंट ने की अपने ही साथ पढ़ रही एक को स्टूडेंट को सीढ़ियों से नीचे फेंकने की कोशिश। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। रेहान ने उस न्यूज़ पर टैप किया और पूरी न्यूज़ देखने के बाद उसके आसपास का ऑरा एकदम से बेहद डरावना हो गया। उसकी ठंडी नजरें फोन पर टिकी हुई थी। अचानक ही उसने अपना सर उठाया और अपनी धीमी आवाज में बोला, टेक अ यू टर्न, हम मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। रेहान की बात सुनकर करण ने एकदम से ब्रेक पर पैर रख कार को रोक दिया और झटके से रेहान की तरफ पलटते हुए बोला, लेकिन हम वहां क्यों जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। तभी उसने देखा कि रेहान की नजरें उसके फोन पर टिक चुकी थी। रेहान के पास से आते डेंजरस ऑरा को महसूस कर करण घबराते हुए मन ही मन बोला, आखिर एकदम से ऐसा क्या हुआ जो रेहान का मूड इतना खराब हो गया? उद्धरण चिन्ह। उसने भी तुरंत अपना फोन निकाला और उसमें कुछ देखने लगा। सर्च लिस्ट पर कुछ हैशटैग्स तेजी से ट्रेंड कर रहे थे और उनमें से एक ने करण का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हैशटैग ईशानी शर्मा। ईशानी का नाम ट्रेंडिंग लिस्ट पर देखकर करण हैरान रह गया। उसने तुरंत पूरा मामला जानने के लिए उस हैशटैग पर क्लिक किया। पूरे इंटरनेट पर स्कूल बुलिंग के ऊपर वायरल हो रहे कई थ्रेड्स ने सबसे ज्यादा अटेंशन लोगों की तरफ से अट्रैक्ट किया था। ईशानी के एक फीमेल स्टूडेंट को रेलिंग पर से लगभग नीचे धकेलने वाले उस वीडियो के अलावा उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और बैकग्राउंड के बारे में भी किसी ने एक लंबा थ्रेड पब्लिश कर दिया था, जिसने काफी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। उस पोस्ट के नीचे लोगों के बीच काफी गर्मा गर्म आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी और साथ ही कुछ फोटोज भी अटैच थे। उस थ्रेड में ईशानी को एक अनाथ बताया गया था, जिसे कभी भी एक अच्छी परवरिश और प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला था। वो बस खुद को परेशानी में फंसाना जानती थी और हमेशा दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करती रहती थी। उस थ्रेड में ईशानी की इमेज को काफी बुरी तरह से दर्शाया गया था। आखिर में एक अननोन अकाउंट से कुछ फोटोज भी पोस्ट की गई थी, जो शायद उसके रफ पास्ट की थी। अटेंशन, मैं उस ईशानी के साथ एक ही स्कूल में पढ़ती थी। वह जब मसूरी में थी तब वो काफी मशहूर थी, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के साथ झगड़ती रहती थी और उसके अंदर बहुत सी बुरी आदतें भी थी। मैंने सुना है कि उसने कई बार स्कूल में मारपीट करके दूसरे स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल भी पहुंचाया है। वो एक अमीर परिवार की बेटी नहीं है, बल्कि एक मर्डर की बेटी है जो जेल में अपने किए की सजा काट रहा है। हो सकता है कि उसने मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल में एडमिशन पाने के लिए अपने नए परिवार के कनेक्शंस का इस्तेमाल किया हो, लेकिन उसकी ये खराब पर्सनैलिटी कभी नहीं बदल सकती। यह मेरे लिए बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं है कि वो एक बार फिर इस झगड़े में पड़ चुकी है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कुछ ही दिन पहले उसका हमारे स्कूल में ट्रांसफर हुआ है और उसने अभी से अपनी इतनी खराब इमेज बना ली है। शायद किसी को मारना पिटना उसके लिए काफी नहीं था, तभी तो उसने क्लास में एक टीचर के साथ भी बहस कर ली, जिस वजह से उसे क्लास से बाहर निकाल दिया गया। और इन सब के बाद भी उसने ऐसा बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब जब उसके बारे में सभी बातें धीरे धीरे कर बाहर आ रही है, इसलिए मैं भी सबको उसके इस रूड और एरोगेंट बिहेवियर के बारे में बताना चाहता हूं। आप सभी अब खुद ही तय कर लीजिए कि वो किस तरह की इंसान है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। 9823x यह ईशानी शर्मा का फोन नंबर है। मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये सारे कमेंट्स पढ़कर और ईशानी की पुरानी तस्वीरों को देखकर करण को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने पलटकर रेहान की तरफ देखा जो शांति से अपनी सीट पर बैठा था, मगर उसकी आंखें इस वक्त काफी सर्द थी। वो इस वक्त सीट पर पीछे की तरफ झुका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा हो। सॉरी, द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट अवेलेबल, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ये सुनते ही रेहान ने कॉल कट कर दिया।
वही करण बाकी की न्यू अपडेट्स अपने फोन पर स्क्रॉल करने लगा। आधे से ज्यादा कमेंट्स में ईशानी को डांटा गया था और उसे काफी बुरी तरह से क्रिटिसाइज भी किया गया था। लेकिन उन कमेंट्स की बाढ़ के बीच एक छोटा सा कमेंट था जिसने ईशानी के लिए लड़ने की कोशिश की थी। ईशानी शर्मा भले ही एक प्रॉब्लमेटिक इंसान हो सकती है, लेकिन आप लोगों को यूं इस तरह से उसका पर्सनल नंबर पब्लिकली रिवील नहीं करना चाहिए, ये साइबर बुलिंग है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ईशानी को सपोर्ट करने वाले इस कमेंट्स को बहुत ही कम लाइक्स मिले थे, मगर इस कमेंट पर लोगों के काफी सारे रिप्लाई आए थे और इसे किसी ने पिन भी कर दिया था। ये देखो, ये हरिश्चंद्र की औलाद अब एक क्रिमिनल की बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस कमेंटेटर के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस लड़की का क्या जिसे ईशानी ने रेलिंग से लगभग नीचे धकेल दिया। उसने उस लड़की को बुरी तरह से डराया धमकाया भी है। जब वो खुद ही चीजों को सुलझाने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल कर रही है, तो फिर उसे इस क्रिटिसिज्म के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डूड, अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो जस्ट फॉर अ चेंज तुम ईशानी को अपना गला क्यों नहीं घोटने देते? तब तुम्हें पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी है। ये सिर्फ एक स्कूल बुलिंग का इंसिडेंट नहीं है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है। मगर मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल ने अभी तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। क्या वो लोग उस ईशानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ईशानी के सपोर्ट में किए गए उस कमेंट पर ढेरों हाश कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोगों का कहा हुआ हर शब्द बिल्कुल किसी तेजधारी तलवार की तरह था, दिल को चीरने वाला। ईशानी महज एक 17 साल की लड़की थी। ये सोचकर करण ने एक आह भरी। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी कि रेहान का मूड एकदम से खराब हो गया था। मैं डॉक्टर राय सिघानी को कॉल कर हमारी आज की अपॉइंटमेंट पोस्टपोन कर किसी और दिन फिक्स करने के लिए कह देता हूँ। इतना कहकर उसने डॉक्टर राय सिघानी को कॉल लगा दिया। रेहान इस वक्त डेफिनेटली उस डॉक्टर से मिलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, भले ही करण अब उसे जबरदस्ती ही वहां क्यों ना ले जाए। उसे पहले ईशानी के इस मैटर को हैंडल करना होगा। भले ही आज फिर से रेहान ने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी हो, मगर फिर भी डॉक्टर राय सिघानी नाराज नहीं हुए। इसके बजाय उसने करण से रेहान पर नजर रखने के लिए कहा, बिना ये जाने कि आखिर रेहान को अचानक क्या हो गया है। करण ने एक राहत की सांस ली और डॉक्टर राय सिघानी से बात करने के बाद कॉल कट कर दिया। इसके बाद उसने कार सीधा मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल की तरफ मोड़ दी। वही बैक सीट पर बैठे रेहान ने अपने फोन पर एक नंबर डायल कर दिया। इस इंसिडेंट को सामने आए कुछ घंटे बीत चुके थे, लेकिन इस मामले के शांत होने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे थे। असल में ये मामला और भी ज्यादा बदतर हो गया था। इंटरनेट पर हलचल मची हुई थी, फिर भी इन सब में शामिल ईशानी अभी भी बिल्कुल शांत थी। वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसे इंटरनेट पर हो रही घटनाओं के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। वह अभी भी अपनी क्लास में बैठी अपनी बुक्स के साथ बिजी थी। दोपहर की आखिरी क्लास सेल्फ स्टडी की थी। ईशानी के सामने इस वक्त नेशनल फिजिक्स कंपटीशन के कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स का ढेर रखा हुआ था। आरव सर ने नेशनल फिजिक्स कंपटीशन वाली क्लास के लिए पर्सनली इन मॉक टेस्ट पेपर्स को रेडी किया था और उन्होंने ईशानी को इन पेपर्स को सॉल्व करने के लिए कहा था। फिजिक्स कंपटीशन में काफी वाइड रेंज ऑफ वेराइटीज के टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया था और ये एक नॉर्मल हाई स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के मुकाबले काफी टफ कंपटीशन था। ईशानी ने अपना सर हल्का सा झुकाया और उन पेपर्स पर लिखे क्वेश्चंस को ध्यान से देखने लगी। भले ही ईशानी के पास उसके पिछले जन्म की भी यादें थी, मगर बिना तैयारी के एक मॉक अप टेस्ट पेपर सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल काम था। मगर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद ईशानी को सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आने लगा था और उसका दिमाग और भी तेजी से चलने लगा। इधर रोहन, जो कि काफी देर से अपने फोन में कुछ देख रहा था, अचानक ही उसने अपना सर उठाकर ईशानी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की झिझक और उसकी आंखों में सहानुभूति थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो। आखिर में उसने युवराज की तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, आज शाम को स्कूल के बाद कुछ लोग हमारी इस न्यू क्लासमेट को स्कूल के बाहर रोककर सबक सिखाने का प्लान बना रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उन कीबोर्ड वॉरियर्स और इंटरनेट वाटर आर्मी का शुक्रिया। ईशानी की सारी इंफॉर्मेशन अब पूरे इंटरनेट पर फैल चुकी थी। इस तरह से किसी के लिए भी ईशानी का पता निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था, इसलिए ईशानी का अब स्कूल के बाद अकेले घर जाना खतरे से खाली नहीं था। मगर युवराज ने रोहन की बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। इन सब से उसका कोई लेना देना नहीं था। युवराज को खामोश देखकर रोहन दोबारा बोल पड़ा, वैसे मैंने ये भी सुना है कि आरव सर ने उसे फिजिक्स कंपटीशन वाली क्लास में शामिल कर लिया है, इसलिए अब ईशानी भी तुम लोगों के साथ शाम की स्पेशल क्लास में शामिल होने वाली है। मैं जानता हूं कि इस वक्त उसके साथ क्या चल रहा है, मगर यूं भी उसने आज मैथ्स की क्लास में लास्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देकर तुम्हारी मदद की है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसकी इस मदद का एहसास उतारना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही युवराज के उसकी नोटबुक पर चलते हाथ अचानक से रुक गए। उसने अपनी पेन की कैप को बंद किया और रोहन की तरफ देखने लगा।
इधर मेहता सर के केबिन में आरव उनके सामने बैठा हुआ था। सर, जब ये इंसिडेंट हुआ तब आप वहां पर मौजूद थे, आप सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। अगर हम आगे बढ़कर स्कूल की तरफ से सबको एक एक्सप्लेनेशन दे दें तो ये मैटर अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, और इस वक्त एक यही सॉल्यूशन है जो हमारी स्कूल और ईशानी दोनों की रेप्यूटेशन बचा सकता है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर आरव ने अपने फोन में कुछ 2-3 बार टैप किया और फिर फोन मेहता सर की तरफ करते हुए बोला, देखिए लोग इंटरनेट पर उस बच्ची को कितनी बुरी तरह से डांट और फटकार रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मेहता सर भी इस वक्त काफी परेशान लग रहे थे। उन्होंने ने अपनी बाहें आपस में जोड़ी और आरव से बोले, इस सिचुएशन से निपटने का फिलहाल सबसे बेहतर तरीका यही है कि इसे संभालने की कोशिश ना की जाए, वरना बात और बिगड़ सकती है। अगर स्कूल ने अपनी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन दिया तो ये सिचुएशन को और भी ज्यादा बिगाड़ देगा, जिससे किसी का भी भला नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आरव गुस्से में बोला, आपको बस इस बात का डर है कि कहीं स्कूल की रेप्यूटेशन पर कोई आंच ना आ जाए, क्यों है ना? आपको उस बच्ची ईशानी की कोई फिक्र नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मेहता सर ने अपने कंधे उचकाए और कहा, चीजें इंटरनेट पर ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी, कुछ दिनों में कोई और न्यूज वायरल हो जाएगी और फिर लोग धीरे धीरे इस इंसिडेंट के बारे में भूल जाएंगे। मेहता सर का मानना था कि इस सिचुएशन में मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल को शामिल करना एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं था। आरव जानता था कि मेहर सर से बात करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। उसे आज मेहता सर ने काफी निराश किया था। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल करते हुए बोला, अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो अब मैं सीधा कश्यप अंकल से बात करूंगा। उद्धरण चिन्ह। कश्यप अंकल, यानी कि विद्युत कश्यप, देहरादून मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे। मगर जब आरव ने उन्हें कॉल किया तो उनका कॉल लग नहीं रहा था, उनका फोन बिजी बता रहा था, जिस वजह से आरव काफी हैरान था। वो इस वक्त किसी और से कॉल पर बात कर रहे हैं, आखिर वो किससे बात कर रहे हैं? आरव अब काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि उसे इस मामले में कहीं से भी मदद मिलने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। वो ईशानी की सच में मदद करना चाहता था, मगर फिलहाल वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। ईशानी सच में एक टैलेंटेड स्टूडेंट है और अगर उसे सही से गाइडेंस मिला तो वो इस साल नेशनल फिजिक्स कंपटीशन भी जीत सकती थी। मगर इस एक इंसिडेंट ने आरव के सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। वो ईशानी जैसी टैलेंटेड स्टूडेंट को खोना नहीं चाहता था। ना जाने इस इंसिडेंट का उस बेचारी पर क्या असर पड़ रहा होगा। उद्धरण चिन्ह। 28 हु हेल्प्ड हर। सेल्फ स्टडी क्लास के खत्म होने के बाद ईशानी ने अपने डेस्क पर फैला अपना सारा सामान बैग में भरा और अपनी अगली क्लास में जाने के लिए जैसे ही क्लासरूम से बाहर निकली वैसे ही अचानक से उसे अपने स्विच ऑफ पड़े फोन की याद आई। उसने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला और उसे जैसे ही ऑन किया वैसे ही उसके फोन पर अनगिनत कॉल्स और मैसेजेस की बाढ़ आ गई, जिनमें से लगभग सारे के सारे किसी ना किसी अननोन नंबर से थे। ईशानी ने उन अननोन नंबर्स से आए लगभग सारे ही कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर किया और एक जाने पहचाने मैसेज पर क्लिक कर दिया। इशू दी, मुझे पता चल गया है कि उस वीडियो को किसने शूट किया था। वो लड़का आप ही के स्कूल में एक सीनियर है, उसका नाम सुमित अरोरा है। क्या आपने इस लड़के को पहले कभी ऑफेंड किया है? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सुमित अरोरा। उद्धरण चिन्ह। अफकोर्स ईशाना इस नाम के लड़के को जानती थी। ये लड़का साक्षी को काफी पसंद करता था। वो साक्षी के कट्टर एडमायरर्स में से एक था। हालांकि सुमित एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए उसके फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए सुमित के पास इस मैटर को ट्रेंडिंग लिस्ट पर पहुंचाने के लिए कभी भी इतने पैसे तो नहीं होंगे। ईशानी ने अपनी आंखों को छोटा किया और अचानक ही उसे सब कुछ समझ आ गया। ओके, उसने वॉइस मैसेज भेजा, फिर एक मैसेज टाइप करने लगी। मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रही हूं, तुम उसे आज रात 9 बजे तक इंटरनेट पर। मगर इससे पहले कि वो अपना पूरा मैसेज टाइप कर पाती उसके फोन पर एक और नया मैसेज आ गया। इशू दी, जल्दी देखो, किसी ने इंटरनेट पर एक नया वीडियो रिलीज किया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्यूरियस होकर ईशानी ने उस लिंक पर क्लिक किया। एट एक्सपोसेट्रेट। कहानी में एक नया ट्विस्ट, bully करने वाली पहले खुद हुई थी bully। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस पोस्ट के नीचे एक वीडियो भी था जो कि लगभग पूरे 3 मिनट का था। वो वीडियो असल में स्कूल कॉरिडोर की एक्चुअल सीसीटीवी फुटेज थी और इसमें शुरुआत से सब कुछ दिखाया गया था जब कुछ लड़के और लड़कियां कॉरिडोर में खड़े होकर ईशानी का मजाक उड़ा रहे थे। देखो, ये वही है ना, हमारे स्कूल की न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट ईशानी शर्मा। मैंने सुना है कि इसके पिता एक मर्डर है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उस लड़की की इस बात को सुनकर सामने से चली आ रही ईशानी के कदम अचानक ही रुक गए, मगर वो लड़के और लड़कियां फिर भी नहीं रुके और ईशानी के बारे में और भी ज्यादा बुरी, भद्दी और दिल को चीरने वाली बातें कहकर उसका मजाक उड़ाते रहे। उस सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ साफ साफ दिखाया गया था कि कैसे उन स्टूडेंट्स ने ईशानी का मजाक उड़ाया और उसे बेहद बुरी बातें बोली।
उसके बाद कैसे ईशानी ने उस लड़की को रेलिंग पर धक्का दिया और फिर कैसे उस लड़की ने ईशानी के कहने पर उससे माफी मांगी। 3 मिनट के इस वीडियो में सारा सच बाहर आ गया था। कौन सही था और कौन गलत, इसका अंदाजा कोई भी पूरा वीडियो देखने के बाद लगा सकता था। ईशानी ने जब ये पूरा वीडियो देखा तो वो भी हैरान रह गई। तभी उसके फोन पर एक और मैसेज आया। इशू दी, क्या आपने स्कूल कॉरिडोर में भी अपना कोई सीक्रेट कैमरा लगाया हुआ है जिसमें शायद ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया हो। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जाहिर सी बात थी कि ईशानी ने ये वीडियो अपलोड नहीं किया था। पूरे देहरादून शहर में सिर्फ कुछ खास लोग ही ऐसे थे जो मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल की सिक्योरिटी फुटेज को हासिल कर सकते थे। हालांकि अगर ईशानी चाहती तो उसके लिए इस सिक्योरिटी फुटेज को हासिल करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। मगर वो ये भी जानती थी कि मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल का हायर मैनेजमेंट कभी भी इस मामले में कोई भी इंटरफेरेंस अपनी तरफ से नहीं करेगा। वो बस तब तक इंतजार करेंगे जबकि इंटरनेट पर यह मामला अपने आप ही पूरी तरह से शांत ना हो जाए। और इन सब के बावजूद किसी ने इस सीसीटीवी फुटेज को ऑनलाइन रिलीज कर दिया। आखिर ये शख्स कौन हो सकता है जिसके सामने मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल के हायर मैनेजमेंट को भी झुकना पड़ा। उस नए वीडियो के इंटरनेट पर अपलोड होते ही एक बार फिर पूरे इंटरनेट पर तहलका मच गया था और उस पोस्ट के नीचे भी लोगों के कई कमेंट्स आने लगे। हे भगवान, तो क्या ये सब सच है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम सब ने उस लड़की ईशानी पर गलत इल्जाम लगाया है? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ईमानदारी से कहूं तो किसी के पास बारे में ऐसे भद्दे और बुरे कमेंट्स करना और उसके कैरेक्टर पर सवाल खड़ा करना किसी साधु संत को गुस्सा दिला सकता है। दूसरों के माता पिता पर कमेंट करना तो बहुत दूर की बात है। अगर किसी ने मेरे बारे में ऐसा कहा होता तो मैं उसका मुंह तोड़ देती। अगर लोग अपने मुंह पर और अपनी कैंची जैसी जबान पर कंट्रोल नहीं रख सकते तो फिर दूसरों से पिटने के लिए भी तैयार रहे। वेल डन ईशानी, तुमने बिल्कुल सही किया। इस कमेंट के नीचे किसी ने रिप्लाई भी किया, ये आप किस तरह की बकवास भरी बातें कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुम्हें बुरा भला कहा है, तुम उसे रेलिंग से धक्का दे दोगे? ये सच है कि उस लड़की ईशानी के पिता जेल में है और फिर लोगों को सबक सिखाने के और भी बहुत से दूसरे तरीके हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबसे खतरनाक तरीका ही चुनोगे। किसी को रेलिंग से धक्का देना कोई समझदारी वाला काम नहीं है, ये एक वायलेंट एक्ट है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस कमेंट के नीचे फिर किसी ने रिप्लाई किया, डूड, मुझे लगता है कि तुम अभी तक शायद पुराने समय में ही जी रहे हो। अपने परिवार या अपने रिश्तेदारों के किए गए गुनाहों की सजा खुद भुगतना, ये सब पुराने जमाने में होता था, अब नहीं होता। अगर किसी ने मुझे मर्डर कहकर बुलाया होता या फिर मेरे परिवार के बारे में ऐसे भद्दे कमेंट्स पास किए होते तो मैं उस शख्स की जबान काट देती। इसके साथ एक स्माइलिंग इमोजी भी था। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सच कहूं तो उस लड़की ईशानी के लिए ये सब काफी मुश्किल रहा होगा। वो सिर्फ एक 17 साल की स्टूडेंट है और उस बेचारी को फंसाने के लिए किसी ने पहले जानबूझकर आधा अधूरा वीडियो अपलोड किया ताकि सब ईशानी को गलत समझ लें, और ऐसा ही हुआ भी। इसलिए अगर आप पूरी बात बिना जाने किसी का पक्ष लेते हैं तो बाद में पूरा सच सामने आने के बाद चेहरे पर तमाचा खाने के लिए भी तैयार रहिएगा। मैंने पहले जो किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी ईशानी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस कमेंट के नीचे और भी कई कमेंट्स ऐसे थे जिसमें लोगों ने ईशानी से माफी मांगी थी। बस कुछ लोगों को छोड़कर जो अभी भी एक दूसरे से झगड़ रहे थे, बाकी के सारे लोग लगभग ईशानी की तरफ हो चुके थे। इस पूरी कहानी में इतनी तेजी से बदलाव आया कि मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बवंडर आकर चला गया हो। इंटरनेट पर छिड़ी इस पूरी महाभारत को देखने के बाद ईशानी सोच में पड़ गई। आखिर ये शख्स कौन था जो पर्दे के पीछे छुपकर उसकी मदद कर रहा था? उद्धरण चिन्ह। उसने अपना बैग अपने कंधे पर टंगाया और फिर फिजिक्स की स्पेशल क्लास की ओर चल दी। हालांकि उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। शाम का वक्त। फिजिक्स की स्पेशल क्लास के खत्म होते ही ईशानी के कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज पड़ी। ईशानी। उद्धरण चिन्ह। रोहन अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए ईशानी के पास आया और बोला, मैथ्स की स्पेशल क्लास और फिजिक्स की स्पेशल क्लास एक दूसरे के अगल बगल में ही है, और मेरे पास बहुत से डाउट्स है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तो क्या हम साथ में बाहर तक चलें? रास्ते में मैं तुमसे अपने डाउट्स भी पूछ लूंगा, फिर तुम्हें घर भी तो जाना होगा ना। उद्धरण चिन्ह। रोहन के इतना कहते ही पूरे क्लासरूम में एकदम से सन्नाटा छा गया और क्लास में मौजूद कई स्टूडेंट्स उसे अजीब नजरों से देखने लगे। कंपेटिटिव मैथ्स क्लास का एक लड़का कंपेटिटिव फिजिक्स क्लास की एक लड़की से मदद मांग रहा है। शायद इससे अजीब नज़ारा उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। रोहन पूरे मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल में एक मैथमेटिक्स जीनियस के नाम से फेमस था। मैथ्स के एग्जाम्स में हमेशा टॉप्स को या तो रोहन का या फिर युवराज का ही होता था। इसलिए जब रोहन ने ईशानी से ये कहा कि उसे ईशानी से मैथ्स के कुछ डाउट्स पूछने हैं, तब सभी को यही लगा कि वो जरूर मजाक कर रहा होगा। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रोहन सचमुच ऐसा करेगा।
रोहन की बात सुनकर ईशानी ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, ओके। उसे रोहन की मदद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ईशानी की हाँ सुनकर रोहन ने तुरंत पलटकर आवाज लगाई, यूवी, लेट्स गो। इसके बाद वो तीनों साथ में क्लास से बाहर निकल गए। उन तीनों के जाने के बाद एक बार फिर क्लासरूम का माहौल नॉर्मल हो गया। साक्षी ने अपने चेहरे पर हल्की झुंझलाहट और जलन के साथ उन तीनों को साथ में जाते हुए देखा और अपने बैग के स्ट्रैप पर अपनी पकड़ कस ली। युवराज एक बहुत ही कोल्ड और शांत लड़का था और उसे अकेले रहना ज्यादा पसंद था, और रोहन भले ही हमेशा अपने स्माइलिंग फेस के साथ रहता था, मगर वो भी काफी घमंडी था। मगर आज वो दोनों खुद से आगे आकर ईशानी से बात कर रहे थे और उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से साक्षी का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन चेक किया तो उस पर एक मैसेज आया हुआ था। साक्षी, क्या तुमने इंटरनेट पर वायरल हो रहे उस दूसरे वीडियो को देखा? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। साक्षी को पता था कि वो दूसरा वीडियो असल में स्कूल के सिक्योरिटी कैमरा में शूट हुआ सीसीटीवी फुटेज था। मगर इससे पहले कि वो उस मैसेज का रिप्लाई दे पाती उसके फोन पर एक और मैसेज आया। साक्षी, किसी ने पहले ही इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है और ये शख्स बहुत ही पावरफुल है, इसलिए मैंने तुम्हारा भेजा हुआ ईमेल भी पहले ही डिलीट कर दिया। तुम भी अपनी साइड से थोड़ी केयरफुल रहना, अपने पीछे से कोई भी क्लू या प्रूफ मत छोड़ना, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि इंटरनेट पर वो सब कुछ हमने शुरू किया था तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस मैसेज को पढ़कर साक्षी के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने अपने निचले होठ को अपने दांतों से काटना शुरू कर दिया। वो इस वक्त थोड़ी नर्वस हो गई थी। थैंक्स भाई, मैं ध्यान रखूंगी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस मैसेज को भेजने के बाद साक्षी ने कुछ सोचा और फिर एक और मैसेज टाइप करने लगी। वैसे भाई, कौन है वो जो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वो खुद को ये सवाल पूछने से रोक ही नहीं पाए। ईशानी एक बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आती थी और सच यही था कि ईशानी के उन लोगों से कनेक्शंस नहीं होने चाहिए जो मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल की सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की ताकत रखते थे। तो फिर आखिर ईशानी की मदद कर कौन रहा था? हालांकि अपने चचेरे भाई के मैसेजेस को देखकर साक्षी को यह एहसास की बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी। ऐसा कुछ भी उसने पहले कभी नहीं देखा था। प्लीज अभी इस बारे में कुछ भी मत पूछो, बस इतना याद रखना कि तुम्हारा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। साक्षी के चचेरे भाई ने जैसे ही ये मैसेज भेजा, साक्षी वैसे ही उसकी बातों का मतलब तुरंत समझ गई और उसने इसके बाद उससे कोई भी सवाल नहीं किया। साक्षी ने तुरंत अपना पूरा फोन दोबारा चेक किया। सारे मैसेजेस, चैट हिस्ट्री और ईमेल्स को डिलीट करने के बाद ही उसने आखिर में एक चैन की सांस ली। प्रिंसिपल्स ऑफिस। एक लड़का ब्लैक सूट पहने बिल्कुल किसी राजा की तरह सोफे पर बैठा हुआ था। वो काफी शांत नजर आ रहा था, मगर उसके आसपास का ऑरा काफी पावरफुल था। लगभग 50 से 55 साल के एक व्यक्ति उस लड़के के सामने बैठे लंबी आहें भर रहे थे। अब तो तुम खुश हो ना? उस 50 साल के व्यक्ति ने पूछा। उनका सवाल सुनकर रेहान ने अपनी नजरें फोन पर से हटा ली और अपने सामने बैठे उस व्यक्ति को देखने लगा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। थैंक यू, कश्यप अंकल। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल विद्युत कश्यप ने अपना सर हिलाया और फिर थोड़ा क्यूरियस होते हुए बोले, आखिर तुम्हारे और इस ईशानी शर्मा के बीच क्या चल रहा है? तुम उसे इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने पहले कभी रेहान को किसी लड़की के बारे में जिक्र करते हुए भी नहीं सुना था। किसी लड़की को प्रोटेक्ट करना तो बहुत दूर की बात थी, मगर इस लड़की ईशानी शर्मा की वजह से रेहान ने खुद उन्हें फोन किया और पर्सनली स्कूल आकर उनसे मिला भी। आखिर कौन थी ये लड़की जिसने रेहान को खुद पर्सनली उनके पास आने पर मजबूर कर दिया? रायचंद परिवार का ये बेटा रेहान रायचंद अपने शांत और खतरनाक दिमाग और अपनी प्राउड पर्सनैलिटी के लिए काफी फेमस था। प्रिंसिपल कश्यप ने भी कभी उसे किसी के लिए इस हद तक परवाह करते हुए नहीं देखा था। जब उन्हें रेहान का कॉल आया तो उन्होंने तुरंत स्कूल की सिक्योरिटी फुटेज निकालकर उसे दे दी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने लोगों को चुपके से ईशानी का बैकग्राउंड पता करने के लिए भी भेज दिया, मगर उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। उन्हें बस इतना पता चला कि वो मसूरी से आई थी और मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल में एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट थी। साथ ही साथ वो बेदी परिवार की सौतेली बेटी भी थी। इसका मतलब कि अगर बेदी परिवार इस मामले से रेहान से मदद मांगता तो। मगर उन्होंने तुरंत इस पॉसिबिलिटी को भी सिरे से नकार दिया, क्योंकि बेदी परिवार इतना भी इन्फ्लुएंशियल नहीं था जो वो रेहान रायचंद से मदद मांग सके। इसके अलावा उन्होंने खुद सीसीटीवी फुटेज में ईशानी की मां का उसके प्रति रूड और बेस्ट बिहेवियर देखा, जिसके बाद उन्हें पूरी बात समझते ज्यादा देर नहीं लगी थी। प्रिंसिपल कश्यप के सवाल पर रेहान ने अपनी एक आईब्रो उचकाकर उन्हें देखा, मगर उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। तभी एक आवाज सबके कानों में पड़ी, रेहान। इसी के साथ ऑफिस का दरवाजा खुला और करण अपने हाथ में अपना मोबाइल फोन लहराते हुए अंदर आया।
उसने रेहान की तरफ देखकर कुछ इशारा किया तो रेहान अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, ओके। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों को इशारों में बात करते हुए देखकर प्रिंसिपल कश्यप उनसे बोले, अब क्या हुआ? क्या ये मैटर अभी तक खत्म नहीं हुआ है? उद्धरण चिन्ह। ना जाने क्यों मगर उन्हें अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे रेहान यहाँ अभी और रुकने वाला है। वही प्रिंसिपल कश्यप के सवाल पर करण उनसे बोला, कश्यप अंकल, ये वीडियो असल में मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल के स्टूडेंट सुमित अरोरा ने शूट किया था, मगर इसे जिसने लिख किया वो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर करण थोड़ा रुका और एक मिस्टीरियस सी स्माइल के साथ बोला, वो बेदी फैमिली की सबसे अनमोल और लाडली बेटी साक्षी है, उसी ने ये वीडियो लिख करवाया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर प्रिंसिपल कश्यप हैरान रह गए, साक्षी? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। उसके चचेरे भाई कुणाल बेदी के मीडिया कंपनी के साथ कुछ खास कनेक्शंस है अंकल, ये वीडियो कुणाल ने साक्षी के कहने पर ही लिख करवाया है। करण ने जवाब दिया, जिसे सुनकर प्रिंसिपल कश्यप थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। मगर साक्षी और ईशानी के बीच तो कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर भला साक्षी ऐसा क्यों करेगी? कहीं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ? मगर इतना कहकर प्रिंसिपल कश्यप एकदम से रुक गए। बाकी के बचे हुए शब्द गड़बड़ तो नहीं उनके मुंह से निकल ही नहीं पाए। करण के चीजों को हैंडल करने के तरीकों को देखते हुए वह कभी गलत नहीं हो सकता था। मगर साक्षी उनके स्कूल की स्टूडेंट थी, अगर ये मैटर सबके सामने आ गया तो मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल की रेप्यूटेशन भी दांव पर लग सकती थी। उन्होंने रेहान की तरफ देखा और बोले, रेहान तुम्हारा इस मैटर पर क्या ख्याल है? उद्धरण चिन्ह। उनके इस सवाल पर रेहान हल्का सा हंसा और फिर उसने कहा, इस मैटर को आगे कैसे हैंडल करना है ये वो पर्सनली डिसाइड करेगी। उद्धरण चिन्ह। वो से रेहान का मतलब डेफिनेटली ईशानी था। रेहान के इस जवाब पर प्रिंसिपल कश्यप पूरी तरह से निशब्द हो चुके थे। वो मानना तो नहीं चाहते थे, मगर वो रेहान के फैसले के आगे बिल्कुल कमजोर थे। तो क्या मैं ईशानी को यहाँ बुला कर लाऊं? करण ने एक्साइटेड होते हुए कहा। रेहान ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा और फिर कुछ सोचने के बाद बोला, नहीं, इस वक्त उसकी सेल्फ स्टडी क्लास होगी, उसे पहले अपनी क्लास खत्म करने दो। ईशानी इस साल 12th में थी और बेहतर यही होगा कि वो इतने क्रूशियल ईयर में उसकी पढ़ाई में बार बार कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे। रेहान की बात सुनकर करण ने अपनी आंखें रोल कर ली। अक्सर लोगों को रेहान का इंतजार करना पड़ता था, मगर आज पहली बार रेहान किसी का इंतजार कर रहा था, और वो भी एक लड़की का। ये नज़ारा सच में देखने लायक था। 29 फ्रेंड्स। शाम 7 बजे फिजिक्स की स्पेशल क्लास ओवर हो गई थी। ईशानी ने आरव सर के दिए हुए सारे पेपर्स और वर्कशीट्स को अपने बैग में रख लिया और क्लास से बाहर निकल गई। वो जैसे ही क्लासरूम से बाहर निकली, वैसे ही उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई, ईशानी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने उस आवाज की तरफ मुड़कर देखा तो पाया कि युवराज उसकी वाटर बॉटल अपने हाथ में लिए उसकी तरफ ही चला आ रहा था। तुम ये क्लास में ही भूल गई थी, युवराज ने उसकी वाटर बॉटल को ईशानी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मगर इससे पहले कि वो युवराज से अपनी वाटर बॉटल ले पाती, उसकी पॉकेट में रखा उसका फोन बज उठा। ईशानी ने अपना फोन बाहर निकाला और चेक किया तो उस पर रेहान का कॉल आ रहा था। रेहान का कॉल देखकर वो पहले तो थोड़ा हैरान हुई, मगर फिर उसने झिझकते हुए कॉल पिक किया और बोली, मिस्टर रायचंद। उद्धरण चिन्ह। तुमने पहले मेरा कॉल पिक क्यों नहीं किया था? रेहान की आवाज उसके कानों में पड़ी। मगर ये क्या, उसे रेहान की दो आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने तुरंत नीचे देखा और हैरान रह गई। नीचे रेहान खड़ा था। उसने एक हाथ से अपने फोन को पकड़कर कान से लगाया हुआ था और उसका दूसरा हाथ उसकी पैंट की पॉकेट में था, और वो इस वक्त ईशानी की तरफ ही देख रहा था। हल्का अंधेरा हो चुका था, जिस वजह से पोल के लैंप की लाइट रेहान पर पड़ रही थी और उसके पीछे एक लंबी परछाई बन रही थी। ईशानी ने अपनी पलकें झपकाए और कहा, मैं फोन रख दूं? उद्धरण चिन्ह। रेहान की आंखें इस वक्त गहरे अंधेरे से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें नहीं पूरा का पूरा ब्लैक होल हो। वो ईशानी की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर बोला, मुझे लगता है कि तुम कुछ भूल रही हो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने ये सुनकर अपनी सवालिया नजरों से उसे देखा तो वो आगे बोला, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि अगर आगे से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम सबसे पहले इस नंबर पर कॉल करना? ईशानी ये सुनकर एकटक रेहान की तरफ देखने लगी और उसकी पकड़ अपने फोन पर कस गई। शाम का सेल्फ स्टडी सेशन खत्म हो चुका था और सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लास से बाहर निकल रहे थे। कॉरिडोर में आवाजों का एक अलग ही शोर गूंज रहा था। रेहान नीचे स्कूल कंपाउंड में बेहद शांति से खड़ा था। वो बिल्कुल किसी मूर्तिकार की बनाई हुई सबसे परफेक्ट क्रिएशन की तरह लग रहा था। उसका पावरफुल ऑरा और उसकी स्ट्रॉगर प्रेजेंस उसे भीड़ में भी सबसे अलग बनाती थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि वो अभी अभी किसी पेंटिंग से निकल कर बाहर आया हो।
उसके परफेक्ट फेशियल फीचर्स पेंट ब्रश से बने परफेक्ट स्ट्रोक्स की तरह थे, जिनमें कोई भी गलती नहीं थी। ईशानी भी रेहान के चेहरे को देखकर मानो जैसे उसमें खोसी गई थी। कई स्टूडेंट्स रेहान को देखने के बाद उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। कई लड़कियां तो रेहान को देखकर वहीं पर रुक गई थी और एक दूसरे के साथ शर्माते हुए कुछ कानाफूसी करने लगी। ये कौन है? क्या ये हमारे स्कूल का न्यू टीचर है? उद्धरण चिन्ह। यार ये कितना ज्यादा हैंडसम है, आरव सर भी इसके सामने कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे स्कूल के द्वारा अपॉइंट किया गया कोई नया टीचर है। शायद वो यहाँ पर किसी को स्कूल से पिक करने आया है। उद्धरण चिन्ह। काश ये हमारे स्कूल का टीचर होता तो कितना अच्छा होता ना। उद्धरण चिन्ह। एक मिनट, अगर ये टीचर नहीं है तो फिर इसे स्कूल के अंदर एंट्री कैसे मिल गई? हमारे स्कूल में बिना किसी वैलिड रीजन के बाहर के लोगों का आना मना है ना। उद्धरण चिन्ह। छोड़ो ना, इस बात की परवाह किसे है? तुम्हें तो खुद को खुशकिस्मत मानना चाहिए कि ये लड़का हमारे स्कूल में आया है। तभी तो हमें इतने हैंडसम और चार्मगम लड़के को देखने का मौका मिल पाया है। शायद भगवान को हमें रोज गधों की तरह पढ़ते हुए और मेहनत करते हुए देखकर हम पर दया आ गई, तभी तो उन्होंने हमारी आंखों को सुकून देने के लिए इस सुपर हैंडसम लड़के को यहाँ भेज दिया। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल सच कहा तुमने। अब इसे देखने के बाद तो मैं दिन में 2 क्या 10 मॉक अप टेस्ट पेपर्स भी सॉल्व करने के तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। रेहान हमेशा से ही काफी हैंडसम था और उसने जब ईशानी को देखने के लिए अपना सर हल्का सा ऊपर उठाया तो उसकी साइड प्रोफाइल और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगी। उसकी परफेक्ट जॉ लाइन और चिन और भी ज्यादा उभर कर दिखने लगी। साइड में लगे पोल लैंप की रोशनी जब उसके हैंडसम चेहरे पर पड़ी तो उसका पूरा चेहरा चमक उठा और उसकी कोल्ड आंखें हल्की सॉफ्ट हो गई। रेहान की मैग्नेटिक और हल्की आलस से भरी आवाज जब ईशानी के कानों में पड़ी तो वो थोड़ा कांप गई, मगर तभी एक ख्याल अचानक ही उसके दिमाग में आया। क्या मिस्टर रायचंद को पहले से पता था कि इंटरनेट पर क्या हुआ था? और वो इस वक्त यहाँ स्कूल में है, इसका मतलब। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने ऑनलाइन रिलीज किए गए उस दूसरे वीडियो के बारे में सोचा, जिसमें स्कूल की सीसीटीवी फुटेज थी और उसके दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। उसे अब धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा था। आप वहीं रुकिए, मैं नीचे आ रही हूँ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और फिर अपनी वाटर बॉटल लेने के लिए युवराज की तरफ मुड़ी। थैंक्स। इतना कहकर उसने युवराज से अपनी बॉटल ली और तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसने स्कूल कंपाउंड में खड़े रेहान को देखा और उसकी तरफ बढ़ गई, मगर तभी उसे महसूस हुआ जैसे कई नजरें एक साथ उस पर टिकी हुई थी। सारे स्टूडेंट्स उसे ही देख रहे थे। ईशानी को अब इन सब की लगभग आदत हो चुकी थी, मगर आज की सिचुएशन को संभालना उसके लिए भी काफी मुश्किल हो गया था। उसने खुद से कुछ दूर पर खड़े रेहान की तरफ देखा और एक लंबी आह भर ली। ये आदमी सच में सबसे अलग था, तभी तो वो जहां भी जाता था सबका ध्यान हमेशा उस पर ही होता था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ईशानी ने रेहान के पास आकर उसके सामने खड़े होते हुए उससे पूछा। वो बेचारी मुश्किल से बस उसकी ब्रॉड टेस्ट तक ही आ पाती थी, इसलिए ईशानी को हमेशा रेहान से बात करने के लिए अपना सर थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ता था। रेहान ने उसके फोन की तरफ देखा और फिर अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए बोला, मुझे अपना फोन दो। उद्धरण चिन्ह। हो, ईशानी को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है। हालांकि उसके कुछ रिएक्ट करने से पहले ही रेहान ने अपना हाथ बढ़ाकर ईशानी के हाथ से उसका फोन ले लिया था। ईशानी ये देखकर एक सेकेंड के लिए रुकी और फिर आखिर में उसने हार मानकर रेहान को अपना फोन दे दिया। उसके फोन पर कोई पासवर्ड या लॉक नहीं था, इसलिए रेहान ने आसानी से उसका फोन ओपन कर लिया। उसके फोन में लगभग 100 से भी ज्यादा मिस्ड कॉल्स और 200 से भी ऊपर मैसेजेस थे। उसका मेल बॉक्स भी पूरी तरह से भर चुका था और ये सभी कॉल्स और मैसेजेस किसी ना किसी अननोन नंबर से आए थे। रेहान ने ये देखकर अपनी आंखों में उमड़ रहे गुस्से को छुपाने के लिए अपनी आंखें मूंदम ली। उसे लगा था कि उसने इस मैटर को समय से पहले ही सुलझा लिया था, मगर शायद वो थोड़ा लेट हो चुका था। ईशानी के दिमाग पर इन सब का जो असर पड़ा था वो अब खत्म नहीं किया जा सकता था। जो नुकसान पहले हो चुका था अब उसकी भरपाई करना मुमकिन नहीं था। अचानक ही उसकी लंबी और पतली उंगलियां ईशानी के फोन पर चलने लगी। कुछ देर बाद उसने अपनी जेब से एक नया सिम कार्ड निकाला और उसे ईशानी के फोन में डाल दिया। इसके बाद उसने फोन ईशानी को वापस देते हुए कहा, तुम्हारा नंबर वायरल हो चुका है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अब से ये नया नंबर यूज करो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी भी स्कूल से निकलने के बाद अपने लिए एक नया सिम कार्ड लेने के बारे में सोच ही रही थी, मगर उसे नहीं पता था कि रेहान उससे भी एक कदम आगे निकलेगा। उसने पहले से ही ईशानी के लिए एक नए नंबर का इंतजाम कर दिया था। उसने अपना फोन वापस लिया और उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके फोन से भी लेवेंडर की भिनी भिनी महक आने लगी है। वो स्कूल की सिक्योरिटी फुटेज, क्या वो आपने अपलोड की थी? ईशानी ने हिम्मत कर सवाल किया।
रेहान ने उसका सवाल सुनकर अपनी पलकें हल्की सी नीचे झुकाए और कहा, करण मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल का स्टूडेंट रह चुका है। रेहान के इस जवाब का साफ साफ मतलब ये था कि उस इंटरनेट वाले मैटर को करण ने सुलझाया है। उसने ईशानी के सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं दिया था। इसके बजाय उसने सारा क्रेडिट करण को दे दिया था। हालांकि ईशानी जानती थी कि रेहान भी इस मैटर में शामिल था। करण को स्कूल से पास आउट हुए काफी साल हो चुके हैं, और भला वो इतनी छोटी सी बात पर ध्यान क्यों देगा। इसके अलावा ईशानी रेहान के अलावा और किसी भी ऐसे शख्स के बारे में नहीं सोच सकती थी जो मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल की सिक्योरिटी फुटेज को इतनी आसानी से पब्लिकली रिलीज करवा सकें। इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते ही ईशानी की पकड़ उसके फोन पर और भी तेजी से कस गई, और उसका मन परेशानी से भर गया। एक तो पहले ही वो रेहान के कई एहसानों तले दबी हुई थी, और अब उसने ईशानी पर एक और नया एहसान कर दिया था। वो रेहान की मदद नहीं लेना चाहती थी, मगर हर बार किसी ना किसी तरह से रेहान उसकी मदद कर ही देता था। ईशानी अभी अपनी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई, हे ईशानी। ईशानी ने पलट कर देखा तो उसे रोहन नजर आया। वही रेहान की नजरें भी ईशानी की तरफ बढ़ते हुए उस शख्स पर टिक चुकी थी जो ईशानी के साथ खड़ा था। रोहन ने जब कुछ दूर से ईशानी और उसके साथ खड़े शख्स को देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों ने अपने आसपास एक इनविजिबल बैरियर बना लिया हो। बाकी के स्टूडेंट्स भी ईशानी और रेहान को दूर से खड़े होकर देख रहे थे, मगर उनमें से किसी की भी उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई। रोहन की क्लास थोड़ा लेट खत्म हुई थी, इसलिए उसे बाहर आने में वक्त लग गया। उसका आज का मोटिव यही था कि उसे युवराज के साथ मिलकर ईशानी को सेफली स्कूल के बाहर तक ड्रॉप करना था। भले ही इंटरनेट पर अब चीजें थोड़ी शांत हो गई थी, लेकिन कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि ईशानी अब पूरी तरह से सेफ है। अभी भी शायद कुछ लोग ऐसे हो सकते थे जो जानबूझकर ईशानी के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश करना चाहते हो, और इसीलिए ईशानी के क्लासमेट्स होने के नाते रोहन का ये मानना था कि उन्हें ईशानी की मदद करनी चाहिए। उसने आज वैसे ही बहुत कुछ सहा था, ऐसे में भले ही वो कुछ कहे ना, मगर उसके क्लासमेट्स होने के नाते ईशानी की मदद करना उनका फर्ज था। हालांकि जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि ईशानी एक लड़के से बात कर रही थी। युवराज के कोल्ड मगर हैंडसम चेहरे को रोज रोज देखने के बाद रोहन का ब्यूटी स्टैंडर्ड भी अब काफी ज्यादा बढ़ गया था। वो अब युवराज के अलावा किसी भी हैंडसम लड़के को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था। मगर जब उसने रेहान को देखा तो वो उसके सुपर हैंडसम चेहरे को देखकर हैरान रह गया। रेहान रोहन के बनाए ब्यूटी स्टैंडर्ड से भी 1000 गुना ज्यादा हैंडसम था। उसने ईशानी के पास आकर उसे ग्रीट किया, मगर जब उसकी नज़र रेहान पर पड़ी तो वो झिझक उठा। अगर उसे ठीक से याद था तो ईशानी देहरादून में बिल्कुल नहीं थी। उसे अभी बस कुछ ही दिन हुए थे यहाँ आए हुए, और देहरादून में उसका कोई दोस्त भी नहीं था। मगर ये शख्स जो ईशानी के साथ खड़ा था वो काफी अजीब था। उसके आसपास का ऑरा बेहद पावरफुल था और वो दिखने में काफी असाधारण लग रहा था। ईशानी अभी कुछ ही दिन पहले देहरादून आई थी, तो फिर उसकी मुलाकात इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शख्स से कैसे हो गई थी, रोहन को समझ नहीं आ रहा था। उसने ईशानी की तरफ देखा और उससे पूछा, ये कौन है ईशानी? रोहन के सवाल पर ईशानी एकदम से निशब्द हो गई। रेहान रायचंद की आइडेंटिटी के बारे में लोगों से छुपाने लायक कुछ भी नहीं था, मगर ईशानी का और रेहान का टेक्निकली एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। वो रेहान की कर्जदार थी, क्योंकि रेहान ने कई बार मुश्किल वक्त में ईशानी की मदद की थी, मगर वो रेहान को अपने क्रेडिटर के तौर पर तो रोहन से इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती थी। ईशानी को समझ ही नहीं आया कि वो रोहन के सवाल का जवाब कैसे दे। तभी रेहान की मैग्नेटिक आवाज उसके कानों में पड़ी, हेलो, आई एम रेहान रायचंद। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद रेहान ने ईशानी की तरफ देखा और उससे बोला, इशू, क्या ये लोग तुम्हारे क्लासमेट्स हैं? उद्धरण चिन्ह। रेहान जैसे ही ईशानी और रोहन के करीब आया वैसे ही रोहन को उसके पास से निकलता एक बहुत ही ऑप्रेसिव ऑरा महसूस हुआ। रोहन को ऐसा लगा जैसे कोई उस पर दबाव बना रहा हो। रेहान उन यंगस्टर्स से बिल्कुल अलग था जो बेपरवाह होते थे और एक्सपीरियंस्ड होने का दिखावा करते थे। रेहान की पर्सनैलिटी दूर से देखने पर काफी शांत लगती थी, मगर पास आते ही उसकी पावरफुल प्रेजेंस को महसूस कर लोग खुद को उसकी तारीफ करने से नहीं रोक पाते थे। रेहान दिखने में काफी यंग था, मगर उसकी उम्र 24 साल की थी, और उसकी पर्सनैलिटी आम लोगों से काफी अलग और यूनिक थी। रोहन के रिएक्शन के मुकाबले युवराज काफी शांत था। उसने रेहान को देखकर धीरे से अपना सर हिलाया और अपनी साफ आवाज में बोला, हेलो मिस्टर रायचंद, हम ईशानी के क्लासमेट्स हैं। उद्धरण चिन्ह। युवराज का जवाब सुनकर रेहान मुस्कुराया और फिर ईशानी की तरफ देखते हुए बोला, मैं इशू का दोस्त हूं, और फिलहाल के लिए उसका गार्डियन भी। इशू इस स्कूल में नहीं है, सो प्लीज टेक केयर ऑफ हर। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही ईशानी को मानो जैसे 440 वोल्ट का कोई झटका लगा। उसने झटके से अपना सर उठाकर रेहान की तरफ देखा। दोस्त। उद्धरण चिन्ह। वो दोस्त कब बने?
उद्धरण चिन्ह। रेहान का जवाब सुनकर रोहन ने पहले ईशानी की तरफ देखा और फिर हंसते हुए बोला, ओ तो आप ईशानी के गार्डियन हैं, सॉरी हमें पता नहीं था, वैसे आप फिक्र मत कीजिए, हम ईशानी का ख्याल रखेंगे, उसे स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रेहान ने ईशानी की तरफ देखा और अचानक ही उसकी आंखें छोटी हो गई। 2 दिन भी नहीं हुआ था उसे ठीक से स्कूल ज्वाइन किए हुए और उसने नए दोस्त भी बना लिए, इंटरेस्टिंग। उद्धरण चिन्ह। वही ईशानी को जब खुद पर रेहान की नजरें महसूस हुई तो उसने अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा, मगर तब तक रेहान ने उससे अपनी फेर ली थी। हमें अब चलना चाहिए, काफी देर हो रही है, मुझे ईशानी को घर भी ड्रॉप करना है, रेहान ने कहा तो रोहन ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और फिर ईशानी को बाय कहकर वो युवराज के साथ वहां से चला गया। अब जब ईशानी के गार्डियन खुद उसे लेने आए थे तो उन्हें वहां रुकने की जरूरत नहीं थी। उन दोनों के जाने के बाद रेहान ने ईशानी से उसका बैग लिया और आगे बढ़ते हुए बोला, लेट्स गो इशू। उद्धरण चिन्ह। डियर रीडर्स, बहुत जल्द स्टोरी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है और ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत स्पेशल है, सिर्फ मेरे लिए हाई नहीं, ये कैरेक्टर ईशानी के लिए भी काफी स्पेशल है। वेज आप सभी के कमेंट्स पढ़कर सच में बहुत खुशी होती है, बस ऐसे ही अपना साथ इस स्टोरी के साथ बनाए रखिएगा। और नाजिया जी आपके बारे में तो क्या हाई बोलो, बहुत हाई स्वीट है आप स्माइल, आपके कमेंट्स पढ़कर सच्ची बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी है कि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग एंड सपोर्टिंग माई स्टोरी। 30 सॉफ्ट हार्टेड ईशानी। युवराज और रोहन के जाने के बाद रेहान ने ईशानी से उसका बैग लिया और आगे बढ़ते हुए बोला, लेट्स गो इशू। उद्धरण चिन्ह। करण स्कूल के बाहर अपनी कार में बैठा उन दोनों के आने का इंतजार कर रहा था। जब ईशानी ने करण की कार को देखा तो वो अब सब कुछ समझ चुकी थी। रेहान इस वक्त आगे आगे चल रहा था और ईशानी उससे 2 कदम पीछे चल रही थी। उसने रेहान की पीठ की तरफ देखा और अपने मन में सोचने लगी, क्या उन्हें मेरी फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो आज शायद स्कूल आए हैं मुझे पिक करने के लिए। पर वो ये सब क्यों कर रहे हैं, मुझे उनके और एहसान नहीं चाहिए, अगर उसे पता चला तो। उद्धरण चिन्ह। उसका ख्याल आते ही ईशानी ने तुरंत अपना सर झटक दिया। उसने एक गहरी सांस ली और रेहान के पीछे चलते हुए ही बोल पड़ी, मिस्टर रायचंद आपको असल में इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रेहान ने मुड़कर ईशानी को अपनी गहरी हेजल नजरों से देखा, मगर उसने कुछ कहा नहीं, उसकी आंखें काफी मिस्टीरियस थी, ईशानी हर बार उन्हें देखकर उनमें गुम हो जाती थी। मगर रेहान ने तुरंत ईशानी ने अपनी नजरें फेर ली और आगे चलता रहा। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर ईशानी को एहसास हुआ कि उसने असल में रेहान के बारे में जो भी अफवाहें सुनी वो शायद सच थी। रेहान का कैरेक्टर सच में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था और उसके साथ रहना काफी मुश्किल काम था। रेहान को बेपरवाही से आगे बढ़ते हुए देखकर ईशानी को हल्का गुस्सा आने लगा था। उसने ईशानी की बातों पर ध्यान नहीं दिया था। ईशानी उसके और एहसान नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने सोच लिया था कि वो रेहान से इस बारे में बात कर सब कुछ क्लियर कर देगी। मिस्टर रायचंद। ईशानी ने उसे पुकारा मगर रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोशी से आगे बढ़ता रहा। मिस्टर रायचंद सुनिए। मगर ईशानी को अब भी रेहान से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ईशानी का गुस्सा अब धीरे धीरे बढ़ रहा था और अचानक ही उसके मुंह से गुस्से में निकल गया, रेहान। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की आवाज धीमी मगर हल्की गुस्से भरी थी। वही जब रेहान ने उसके मुंह से अपना नाम सुना तो वो चलते चलते अचानक ही रुक गया। ईशानी जो कि इस वक्त अपना सर झुकाए और अपनी मुट्ठियों को बिछे आगे बढ़ रही थी, उसे पता ही नहीं चला कि उसके सामने चल रहा रेहान अब रुक चुका है और आउच! ईशानी ने तुरंत अपनी नाक पर हाथ रख लिया और दर्द से कराह उठी। वो चलते हुए रेहान की सख्त लोहे जैसी पिट से टकरा गई थी, जिस वजह से उसकी नाक पर लग गया था। ईशानी तुरंत 2 कदम पीछे हुई और उसकी झिल जैसी नीली आंखों में आंसू उभर आए। पता नहीं आखिर इस आदमी की प्रॉब्लम क्या थी, वो चलते चलते अचानक से रुक क्यों गया, एटलीस्ट उसे रुकने से पहले बताना तो चाहिए ना। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने मुड़कर ईशानी की अट्रैक्टिव आंखों में देखा और अपनी आईब्रोज उचका दी। उसकी आंखें किसी गहरे समंदर जैसी थी और आंखों में आई हल्की नमी और लाली इस वक्त उसे और भी ज्यादा क्यूट बना रही थी। माना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने हर बार आ जाता हूं, मगर फिर भी तुम्हें देखकर चलना चाहिए, फिर चाहे तुम मेरे पीछे ही क्यों ना चल रही हो, रेहान ने एक सीरियस चेहरे के साथ कहा तो ईशानी उसे घूरने लगी। बातों को बदलने, उसके सामने खड़ा ये शख्स सच में बेहद माहिर था। उद्धरण चिन्ह। मुझे क्या पता था कि आप अचानक से रुक जाएंगे, ये मेरी गलती नहीं है। इतना कहकर ईशानी अपनी नाक को धीरे धीरे सहलाने लगी। वही रेहान उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी स्किन किसी शीशे की तरह साफ और दूध जैसी गोरी थी। उसका चेहरा इस वक्त हल्का लाल हो गया था, जिस वजह से वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, मगर आज उसके चेहरे हल्का गुस्सा भी था और ये एक बहुत ही रेयर बात थी।
ईशानी को भले ही कितना भी गुस्सा आ जाए मगर वो कभी उसे अपने चेहरे पर नहीं आने देती थी। वो अपनी फीलिंग्स छुपाने में एक्सपर्ट थी। उसका चेहरा ज्यादातर भावहीन ही रहता था, मगर आज उसके चेहरे पर पहली बार हल्का गुस्सा नजर आ रहा था, जिसे देखकर रेहान मुस्कुरा दिया। अच्छा ठीक है, यह मेरी गलती है, रेहान ने एक हेल्पलेस स्माइल के साथ कहा। उसका लहजा हमेशा की तरह आलसी और लापरवाही से भरा था। तभी कार के हॉर्न की जोर की आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी। ये करण था, जिसने कार का हॉर्न बजाया था। वो काफी देर से ईशानी और रेहान को अपनी कार में बैठे हुए ही ऑब्जर्व कर रहा था, और वो अपने सामने का नजारा देखकर सच में बेहद हैरान था। आखिर वो दोनों कर क्या रहे थे? उद्धरण चिन्ह। करण को थोड़ी देर पहले उसके असिस्टेंट का फोन आया था। उसे एक अर्जेंट काम की वजह से ऑफिस वापस लौटना था, मगर यहाँ तो ईशानी और रेहान की बातें ही खत्म नहीं हो रही थी। क्या वो दोनों सारी बातें आज ही करने वाले थे? और अगर उन्हें बातें करनी ही थी तो क्या कार के अंदर बैठने के बाद अपनी बातें कंटिन्यू नहीं कर सकते थे? उद्धरण चिन्ह। रेहान ने एक नज़र ईशानी को देखा और फिर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, बच्चों को अभी से इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए, लेट्स गो। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया तो ईशानी ने भी अपनी नाक रगड़ी और उसके गुस्से में उसके पीछे चल दी। उसके कहने का मतलब क्या है कि मैं बच्ची हूँ, हो? उद्धरण चिन्ह। रेहान ने ईशानी के लिए कार की बैक सीट का दरवाजा का खोला और उसके बैठने के बाद खुद भी कार के अंदर बैठ गया। ईशानी, मैंने तुम्हारे ड्राइवर को फोन करके बोल दिया है कि आज मैं तुम्हें घर ड्रॉप करने वाला हूँ, इसलिए वो तुम्हारे लिए ना रुकें, करण ने ईशानी से कहा और फिर कार स्टार्ट कर दी। उन्हें जब ये पता चला कि कुछ लोग ईशानी को स्कूल के बाहर रोककर उसे परेशान करने का प्लान बना रहे हैं, तो उसने तुरंत ईशानी की सेफ्टी के लिए उसे पर्सनली घर ड्रॉप करने का डिसीजन लिया। करण की बात सुनकर ईशानी ने अपना बैग अपने सीने से चिपका लिया और फिर धीरे से अपना सर हिलाते हुए बोली, थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। मगर जब करण ने कार के रेयरव्यू मिरर के ईशानी को देखा तो वो हैरान रह गया। हो ईशानी, क्या तुम रो रही हो? असल में ईशानी की आंखें अभी भी नम थी और उसका चेहरा, स्पेशली उसकी नाक कुछ ज्यादा ही लाल थी। करण जानता था कि ईशानी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़की है, मगर आज के इंसिडेंट को तो एक बड़े से बड़े इंसान के लिए भी हैंडल कर पाना काफी मुश्किल था। ईशानी तो फिर भी सिर्फ 17 साल की एक बच्ची थी। ऐसी सिचुएशन में उसका रोना बिल्कुल जायज था। ईशानी करण की बात सुनकर एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने अपनी नाक को छुआ और जैसे ही करण से कुछ कहने को हुई कि तभी करण एक बार फिर बोल पड़ा, ईशानी, असल में तुम्हें उन इंटरनेट पर किए गए कमेंट्स के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हें नहीं जानते, वो लोग तुम्हें नीचा दिखाने के लिए झूठ को भी सच साबित करने की कोशिश करते रहेंगे, इसलिए ऐसे लोगों की परवाह हमें नहीं करनी चाहिए। जो लोग हमें जानते हैं वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। इसलिए उन बेकार से कमेंट्स के बारे में सोचकर तुम्हें खुद को तकलीफ देने की या रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ओके? उद्धरण चिन्ह। करण की बातें सुनकर ईशानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। करण भले ही लापरवाह और मजाकिया इंसान लगे, मगर उसका चीजों को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अलग था। वो ऐसे ही सिंघानिया परिवार का अगला मुखिया नहीं था, और करण ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा था। अगर वो दूसरों की कही हुई बातों पर ध्यान देती, तो खुद को सही साबित करते करते शायद वो अपने आप को ही इस मतलबी दुनिया में कहीं खो देती, और हमेशा के लिए ये दर्द उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता। ईशानी अपने पिछले जन्म में कभी इस सिंपल सी बात को समझ ही नहीं पाई थी। वो तो बस हमेशा दूसरों को खुश करने में लगी रहती थी, फिर चाहे इसके लिए उसे खुद कितना भी दर्द या तकलीफ क्यों ना सहनी पड़े। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। अपनी इस जिंदगी में वो किसी को भी खुद को चोट पहुंचाने का मौका नहीं देगी। थैंक यू मिस्टर सिंघानिया, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं असल में रो नहीं रही थी, ईशानी ने करण की गलतफहमी को दूर करते हुए कहा। हो, तुम रो नहीं रही हो, तो फिर तुम्हारी आंखें नम क्यों है? करण के सवाल पर ईशानी ने अपनी नजरें रेहान पर जमा ली। ये मेरी गलती है, रेहान ने अचानक ही अपने माथे को हेल्पलेसली रगड़ते हुए कहा। उसका जवाब सुनकर करण के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये मेरी गलती शब्द रेहान की डिक्शनरी में कब से ऐड हो गया, और वो ईशानी की तरफ ऐसे क्यों देख रहा था जैसे कि वो एक रूठे हुए बच्चे को मनाने की कोशिश कर रहा हो। करण को ये सब काफी अजीब लग रहा था। उसने रेहान को आज से पहले कभी ऐसे बिहेव करते हुए नहीं देखा। अपनी गलती मानना तो बहुत दूर की बात थी। उसने तुरंत रेहान से अपनी नजरें फेर ली और तेजी से कार ड्राइव करने लगा। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी डॉक्टर राय सिंघानी को कॉल करके रेहान के इस बदलते बिहेवियर के बारे में बताए और उससे पूछे कि आखिर इस शैतानों के राजा को हो क्या गया है। रेहान के चेहरे पर आई मुस्कुराहट को देखकर ईशानी ने गुस्से में उससे अपनी नजरें फेर ली। रेहान ये देखकर अपना माथा सहलाते हुए सोचने लगा, एक बच्चे को मनाना इतना टफ होगा, सोचा नहीं था। क्या मुझे उसे अगली बार कुछ चॉकलेट्स देकर मनाना चाहिए? उद्धरण चिन्ह।
इधर ईशानी कार की विंडो से बाहर देख रही थी, तभी उसके फोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। ईशानी ने अपना फोन देखा और हैरान रह गई। ये उसका नया नंबर था, जो शायद अब तक रेहान के अलावा और किसी के पास नहीं था, तो फिर उसे इस नंबर पर भला कौन मैसेज कर रहा था। वही रेहान भी अपनी गहरी नजरों से ईशानी को देखने लगा, जिसका पूरा ध्यान इस वक्त अपने फोन पर था। माय डियर ईशी, तुमने देहरादून पहुंचते ही इतनी धूम मचा दी, वैसे कौन है ये जिसने तुम्हारी इतनी मदद की है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस मैसेज के साथ उस सेंडर ने कई सारे रेड हार्ट्स भी भेजे थे। उस मैसेज को पढ़कर ईशानी ने अपनी एक आईब्रो उचकाई और फिर एक लंबी आह भर ली। उसे इतनी जल्दी पता चल गया, ईशान ने अपने मन में सोचा। तभी उसके फोन पर एक और मैसेज आया। क्या मैं उस साक्षी बेदी को एक्सपोज कर दूं, या फिर उसके डैड की कंपनी के स्टॉक्स गिरा दो। जल्दी बताओ तुम कैसे उससे बदला लेना चाहती हो। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस मैसेज को पढ़कर ईशानी ने अपना सर पिट लिया। ये और इसके बदला लेने के तरीके कभी नहीं बदल सकते। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपने फोन पर धीरे से अपनी उंगलियां चलाए और एक मैसेज टाइप करने लगी। अभी सही वक्त नहीं आया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ईशानी ने जैसे ही इस मैसेज को सेंड दिया, दूसरी तरफ कुछ पल के लिए शांति छा गई। थोड़ी देर बाद उसे एक मैसेज आया। तुम इतनी अच्छी कब से हो गई हो, इतना सॉफ्ट होना भी ठीक नहीं है, तुम्हें कम से कम उस साक्षी के पैर तोड़कर उसे घर पर बैठा देना चाहिए था। खैर जाने दो, फिलहाल के लिए मैं बस इतना मान लूंगी कि उस साक्षी का वक्त अच्छा चल रहा है। वैसे मैं बहुत जल्द इंडिया वापस आ रही हूँ, सो वेट फॉर मी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस मैसेज को पढ़कर ईशानी के होठों पर एक रेयर सी मुस्कुराहट तैर गई। ये लड़की कभी नहीं बदल सकती। ऑल राइट, ईशानी ने रिप्लाई दिया और अपना फोन बंद कर दिया। इधर रेहान ने जब ईशानी को अपने फोन में देखकर मुस्कुराते हुए पाया, तो उसकी नजरें अचानक से कोल्ड हो गई और उसके आसपास का टेम्परेचर एकदम से गिर गया। करण, जो कि कार ड्राइव करते हुए सब कुछ ऑब्जर्व रहा था, उसने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा और कार बेदी विला के बाहर रोक दी। ईशानी का गुस्सा भी अब तक शांत हो चुका था। वो जानती थी कि उस इंटरनेट स्कैंडल को खत्म करने में करण और रेहान ने उसकी बहुत मदद की थी, इसलिए कार से उतरते ही उसने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, आज आप दोनों को जो भी परेशानी हुई उसके लिए आई एम सॉरी, और मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। ईशानी कोई एहसान फरामोश नहीं थी, उसने दिल से उन दोनों का शुक्रिया अदा किया था। ये तो कुछ भी नहीं था ईशानी, ये बस एक छोटा सा मैटर है, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। बस एक बात का खास ख्याल रखना, तुम जहां रह रही हो वो सांपों का बिल है, इसलिए सावधान रहना, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कौन कब तुम्हें आकर डस गया। करण ने बेहद सीरियस चेहरे के साथ कहा। तो ईशानी उसका इशारा तुरंत समझ गई, और उसने बेहद शांति से कहा, क्या आप साक्षी बेदी की बात कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही रेहान ने तुरंत ईशानी की तरफ देखा, ऐसा लगता है जैसे उसे सब कुछ पहले से ही पता है। उद्धरण चिन्ह।